वक्त से लड़कर नसीब बदल दे इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या हो ये कभी मत सोचना, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो नमस्कार, मैं आपका अपना अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज का ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कारण यह है कि आज के इस वीडियो में हम ग्रामर का रिविजन करने वाले हैं, यानी ग्रामर के जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में उन सभी का हम रिविजन करने वाले हैं। और रिविजन किस प्रकार से? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए 8 मॉडल पेपर है वो तैयार किए हैं और उन 8 मॉडल पेपर के ग्रामर पार्ट है उनको हम आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि आपके कंप्लीट ग्रामर का रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो मॉडल पेपर मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं बिल्कुल वैसे ही तैयार किए हैं जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना है, यानी कहां से आपके ग्रामर पार्ट शुरू होने वाली है वो सारी हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर अपन बात करें आपके इस मॉडल पेपर 1 के बारे में, तो जो मॉडल पेपर 1 है इसको मैंने कहां से शुरू किया भाई? आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है वहां से आपके ग्रामर है वो शुरू होने वाली है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपसे क्या पूछे जाने वाला है भाई? उसमें आपके पास टेंसेस के क्वेश्चंस है वो पूछे जाने हैं। अब क्या है, अब की बार थोड़ा सा बदलाव भी कर दिया भाई। बदलाव करने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 6 को 2 भागों में बांट दिया है। 2 भाग कैसे? 2 क्वेश्चन जिसमें आपको वर्ब खुद को बनानी पड़ेगी और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपके पास ऑप्शंस दिए हुए होंगे। तो टेंस तो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है भाई, तो इसमें तो कोई गलती नहीं होने वाली है। फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा। मॉडल पेपर के अपने पास क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो रिवीजन तो होना ही है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है द अर्थ स्पेस रिवॉल्व अराउंड द सन। ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार समझाया है, जितनी बार क्लास बनाई है, जितनी बार मैंने एग्जांपल समझाए हैं उतनी बार मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाया है। अब बात करते हैं, जब अपने पास चांद तारे पृथ्वी उनकी बात होती है तो वाक्य में आपके पास क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो जिस वाक्य में यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है शाश्वत सत्य। जिस वाक्य में शाश्वत सत्य होता है उसमें आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है भाई। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट कब बनता है? तो सिंपल वाक्य है भाई यहाँ पे, और सिंपल वाक्य बनता है आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाने से। अब अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो दी हुई है, अब पहले तो वो लिखेंगे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रिवॉल्वर लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अब इसमें एस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा वो डिपेंड करता है आपके पास कर्ता पे। तो कर्ता एक वचन होने पे वर्ब में एस जुड़ता है। अब ये एस कब जुड़ता है, ई एस कब जुड़ता है, इसके लिए तो क्लास देख लेना, नहीं तो अपना ये क्लास काफी बड़ी हो जाएगी रे। दूसरा क्वेश्चन है प्रियंका स्पेस आंसर ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली, द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर। का मतलब क्या है? जिस वाक्य में हेड होता है, यहाँ पे ये हेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है, वैसे हेल्पिंग वर्ब होता है यहाँ पे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अगर वाक्य इसमें हेड दिया हुआ है, पास्ट में दिया हुआ है, तो इसको भी आपको पास्ट में बनाना है। अब पास्ट का कौन सा बनाओगे? तो इसका मतलब उसने काम किया है, काम कर लिया भाई उसने। अब काम कर लिया तो उसने अच्छे से आंसर दिया भाई, तो अच्छे से आंसर दिया तो पैनल उसको सिलेक्ट कर लेता है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा आप लोगों के पास। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगली बार इस तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से भाई, देखना आप लोग। अब देखो ये तो 2 हो गए, आगे और भी आ जाएंगे भाई, एग्जांपल सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपके पास इस तरीके से आएगा। क्या है? सी स्पेस 5 लीटर्स सिंस ब्रेकफास्ट। अब जिस वाक्य में सिंस या फोर प्लस टाइम दिया हुआ होता है, क्या दिया हुआ होता है? सिंस या फोर प्लस टाइम, उस वाक्य को आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना होता है। अब मैंने तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बताया है। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कोई वर्ब भी नहीं दे रखी है, तो फिर क्या करोगे? देखो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये फ्यूचर इंडिफिनिट है, तो फिर आप कौन सी करोगे? तो एक बात बता देता हूं अभी, जिस वाक्य में सिंस या फोर प्लस टाइम, आप कहोगे सर सिंस के बाद में तो ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट समय के लिए यूज किया गया है यहाँ पे। तो उस वाक्य को आपको अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वो नहीं दे रखी है, ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं दे रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा हैज रिटन। ये क्लास में देखना, मैंने समझाया है क्लास में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, लकीली द ड्राइवर सा एंड हिम एंड स्टॉप द बस। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भाई, बहुत ही शानदार तरीके से पूछा भी है क्वेश्चन। अब मैं एक बात बता देता हूं, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसके बाद में एंड दिया हुआ है, ये तो अपने पास क्या ऑब्जेक्ट है, और एंड के बाद में अगर वर्ब भरनी हो, ध्यान में रखने वाली बात है भाई, एंड के बाद में वर्ब भरनी हो तो जो एंड से पहले वर्ब दे रखी है वही वर्ब, यानी उसी वर्ब का टेंस भरेंगे। तो इसमें क्या है आप लोगों के पास? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इनमें से आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में है वही भरेंगे। तो ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्टॉप्ड।
इस तरीके से आपका जो एग्जाम्पल है, जो क्वेश्चन है टेंस वाला, वो सोल्व हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 किसके बारे में आएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपके पास आएगा किसके बारे में? इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। यानी करने का मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट वाक्य दिया हुआ होगा जैसे ये दिया हुआ है, उसको आपको इनडायरेक्ट में बनाना है। और इनडायरेक्ट बनाने की यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मैंने क्लास बड़ी शानदार अपलोड कर रखी है, अगर समय मिले तो वो देखना, नहीं तो यहाँ पे तो मैं समझा ही रहा हूँ रे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब देखो सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आरवी को बदला जाता है। आरवी क्या है? सेड टू। और आरवी को बदलने के लिए आपको आरएस का वाक्य देखना पड़ेगा। कारण क्या है कि आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव होता है तो आरवी को अपन आस्क वाली फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी सेड टू को अपन आस्कट में चेंज कर देंगे भाई। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मैं चेंज करता चलता हूं भाई। तो ग्रेनी है, इसको तो अपन चेंज करते नहीं है, तो ग्रेनी, सेड टू को मैं आस्कट में चेंज कर देता हूं, तो आस्कट। उसके बाद में द बॉयज, ये लिख दिया। अब आरवी को चेंज करने के बाद में जो दूसरी चीज लिखी जाती है इनडायरेक्ट वाक्य में, वो होता है कंजक्शन। तो मैंने अपनी हर क्लास में यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास में आरवी को अलग से समझाया है, कंजक्शंस को अलग से समझाया है, नरे अपने पास टेंसेज को अलग से समझाया है, पर्सन्स को अलग से समझाया है। तो अब कंजक्शन की बात करें तो आरएस का वाक्य अपने पास इंटेरोगेटिव होने पर और किसी हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है भाई? इसमें आर है हेल्पिंग वर्ब, तो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने पर अपन क्या करते हैं? इफ कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। एक वेदर भी होता है, वो बाद में देख लेना, मैं अभी यहाँ पे इफ बता देता हूँ। इफ के बाद में आपको एक बात ध्यान में रखना, कंजक्शन के जस्ट बाद में हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाता है, चाहे वाक्य कैसा भी क्यों ना हो। इंटेरोगेटिव है तो भी सब्जेक्ट लिखा जाएगा, निगेटिव है तो भी सब्जेक्ट लिखा जाएगा, अपने पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो भी सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है आप लोगों के पास यू। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आरवी का ऑब्जेक्ट है बॉयज, बहुवचन है, तो अपन यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो बॉयज का बहुवचन है, वो अपने पास क्या बॉयज तो लिखा नहीं जाएगा, तो इसके लिए अपन यूज करते हैं द। एक बात ध्यान में रखना कि जो नाउन होती है आरवी के वाक्य में, जो नाउन होती है वो कभी भी इनडायरेक्ट वाक्य में नहीं लिखी जाती है, तो यहाँ पे द लिख दिया मैंने। इसके बाद में आपके पास टेंस है, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, टेंस परिवर्तन होगा क्योंकि आरवी पास्ट में है, तो इसके साथ करेंगे अपन वर का प्रयोग। क्यों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अपन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। अब इसके बाद में जो बचा है वो लिखेंगे भाई, ऑलरेडी और फीलिंग स्लीपिंग, फीलिंग स्लीपी है भाई, स्लीपी, और इंटरोगेटिव मार्क हटा देंगे, फुल स्टॉप मार्क लगा देंगे। इस तरीके से मैंने अपनी क्लास में भी समझाया आप लोगों को। अब आप लोग देखे नहीं हो तो फिर मेरे में क्या कमी भाई? अब देखोगे तभी तो समझ में आएगा। चलो दूसरा वाक्य समझाते हैं। हर मदर सेड टू हर, उसकी माँ ने उससे कहा भाई, वाई शुड यू क्राई, तुम्हें क्यों रोना चाहिए भाई? ये बता रही है वो, क्यों रो रही हो यार? इसमें तो वैसे मॉडल वाला वाक्य है भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन सबसे पहले सैड टू को चेंज करेंगे, और सैड टू को चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे? आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव होने पर अपन उसको आस्कट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हर मदर आस्कट हर। और कंजक्शन की वही बात है कि अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है और किसी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रखा है, तो ये रहा डब्ल्यूएच वर्ड, तो उसी डब्ल्यूएच वर्ड को अपन कंजक्शन बना देते हैं। तो इसको कंजक्शन बनाएंगे तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं वाई, और कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, वाक्य कैसा भी क्यों ना हो। तो सब्जेक्ट क्या है? यू, सब्जेक्ट है इसमें यू, तो यू को अपन किस तरीके से लिखेंगे भाई? तो यू अपने पास सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है हर, तो यहाँ पे यू है वो सब्जेक्ट है, तो इस हर का भी अपन क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट अपने पास इसका होता है सी, तो मैंने लिख दिया सी। अब बात करते हैं, मॉडल चेंज होता ही नहीं है, कौन सा? शुड, सेल तो चेंज करते हैं, जो नहीं चेंज होते हैं उनके बारे में भी मैंने क्लास में बता रखा है। तो यहाँ पे शुड का शुड रहेगा और कुछ बचा नहीं, क्राई आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वाक्य हो जाएगा आपके पास ये भी कंप्लीट। इस तरीके से मैंने, देखो मैं समझाता बड़ी आसान तरीके से हो रहा है, समझ में आ जाता है, आप तो सुनते नहीं हो मेरी। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वो किसके बारे में है भाई? वो है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए वर्ब इन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो मैंने रीट के लिए क्लास अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने वो सारे नियम समझाए जो यहाँ पे लागू होते हैं। अब वो क्लास ऐसी है कि भाई वो रीट के लिए तैयार की, इसका मतलब बहुत ज्यादा है, उसमें हर नियम मैंने समझाया, आपको भी देखनी चाहिए, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। बात करते हैं इसके बारे में। देखो, ही स्लैम्स द डोर एंड, बात वही आ जाती है जो टेंस में पढ़ के आए हैं अभी। एंड से पहले जो वर्ब काम में आई है, एंड के बाद में अगर वर्ब भरनी है तो वही वर्ब का मतलब वही टेंस अपन काम में लेंगे। तो इसमें वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस है, तो यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस ही आएगा।
अब इसका दूसरा कारण ये बता देता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, कर्ता एकवचन है, तो वर्ब में ऐसे एस जुड़ेगा। लेकिन नियम ये लागू होता है कि एंड से पहले जो वर्ब आई है वही टेंस आपको बाद वाली वर्ब में भरना होता है। तो ये तो बहुत ही आसान है भाई, कोई ज्यादा टफ नहीं है, मैंने समझा रखा है। ये करते हैं, ये नियम आपको समझना जरूरी है, पक्का आने वाला है 100%। वन ऑफ द फेमस पेपर्स स्पेस आइंस्टाइन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसमें क्या दिया हुआ, वर और वाज दिया हुआ भाई। कोई बात नहीं है, हो जाता है बोलने में, कहें देखो गुरुजी से कहें बोले कौन जा रहे वगैरह, वर और वाज दिया हुआ भाई। अब आप लोगों को एक नियम समझाता हूं मैं यहाँ पे कि वन प्लस ऑफ प्लस पीसीएन, पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, मैंने क्लास में समझाया है। इसके साथ हमेशा एसवी का प्रयोग होता है। एसवी मतलब होती है सिंगुलर वर्ब। क्यों, अब बात करते हैं। देखो ऑफ से पहले वन आ रखा है, इसके बाद में फेमस पेपर्स, पेपर्स है यहाँ पे पीसीएन। अब ये जो पीसीएन है इसके बाद में प्लूरल वर्ब होते, प्लूरल नाउन होते हुए भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, इस वन के अनुसार करेंगे। वन वहां पे क्या है, एक है, इस एक के अनुसार अपन वाज का प्रयोग करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दोनों क्वेश्चंस भी हो जाते हैं कंप्लीट। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 आने वाला है वो आने वाला आपके पास पैसिव वॉइस के बारे में। अब पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस के बारे में छोटी सी बात बता देता हूं कि पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं। अभी एक ही रूल बताऊंगा यहीं पे, बाद आगे वाले मॉडल पेपर नहीं बात करने वाले हैं। आपको वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जो आपको टेंस दिया हुआ उसके अनुसार, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में जो अदर वर्ड पहले बचा हुआ वो लिखेंगे, उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट का लिखेंगे। ये होता है पैसिव वॉइस का नियम। अब पैसिव वॉइस के लिए भी मैंने 8 क्लास अपलोड कर रखी है, एक आधी थोड़ी कर रखी है मैंने, बहुत ही शानदार तरीके से, उनको देखना। अब इसको बनाते हैं। इसमें देखो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का पता होना जरूरी है, तो माई मदर हेल्प्स मी, मेरी माँ सहायता करती है, किसकी और क्या, ये दोनों ऑब्जेक्ट का काम करते हैं भाई। यानी क्या का जो आंसर होता है वही आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, और किसको या किसे, किसको या किसे का आंसर होता है वो भी ऑब्जेक्ट होता है। ये डायरेक्ट होता है, ये इनडायरेक्ट होता है। इसके लिए क्लास देखनी पड़ेगी रे। पहले इसमें बात करते हैं, माय मदर हेल्प्स, किसकी, मेरी, तो ऑब्जेक्ट हो गया ये, इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो मी को जब अपन सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई। टेंस का पता होगा तभी आप हेल्पिंग वर्ब सही करोगे। कैसे, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट है भाई, तो हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव वॉइस में इज, एम और आर। अब आई के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई के अनुसार हो जाएगा एम, तो मैंने कर दिया एम। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बताइए मैंने, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड, तो मैंने यहाँ पे कर दिया हेल्प्ड। इसके बाद में जो बच गया पहले वो लिखेंगे, तो डेली इन माई वर्क ये लिखेंगे, तो डेली इन माई वर्क। और उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय माई मदर, सब्जेक्ट क्या है, माई मदर है, तो माई मदर में यहाँ पे कर देता हूं और फुल स्टॉप लग जाएगा, वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। ये हो जाता है आपके पास पैसिव वॉइस का पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या दिया हुआ है, वी मस्ट ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स, यानी हमें ट्रैफिक रूल्स का निरीक्षण करना चाहिए रहे। बहुत ही सिंपल सा बात है, कोई ज्यादा टफ नहीं है रहे, सिंपल सी बात है। अगर अपन बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जर्व किसका करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स का, तो ऑब्जेक्ट हो गया ये। तो ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा आप लोगों के पास द, यानी ट्रैफिक है भाई, द नहीं दिया हुआ है तो लिख देते हैं ट्रैफिक रूल्स। और इसके बाद अगर वाक्य में मॉडल दिया हुआ है तो मॉडल को नहीं बदलते हैं, उस मॉडल के साथ अपन बी का प्रयोग करते हैं भाई, मस्ट बी, तो देखो मैंने मस्ट बी कर दिया यहाँ पे। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जर्व दिया, तो ऑब्जर्व की थर्ड फॉर्म होती है ऑब्जर्व्ड, तो क्या हो जाएगा ऑब्जर्व्ड। और बाय अस ये नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, बाय जो अस वी है, जब वी आपके पास संपूर्ण जाति मानव जाति को डिनोट करती है, जब हमको पता है कि बात हमारी हो रही है तो बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। किस कंडीशन में लिखेंगे इसको, इसके लिए आपको मेरी क्लास देखनी पड़ेगी भाई, तो वो क्लास में समझ लेना कब लिखा जाता है कब नहीं। यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, कारण ये कि संपूर्ण मानव जाति की बात हो रही है, हमारी सभी की बात हो रही है, इसलिए नहीं लिखेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसके भी 2 भाग हैं, एक फ्रेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन टैग। फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में मैंने क्लास अपलोड करी है, बड़ी शानदार है, देखना। अब देखो आपके पास एक स्टेटमेंट होगा, जैसे यहाँ पे ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू बी टेस्टेड फॉर कोरोना, वह कोरोना की जांच के लिए कहाँ जा रहा है भाई, अपने हॉस्पिटल जा रहा है। और अगर क्वेश्चन आपके पास वेयर से शुरू हो, यानी आपके पास ऐसे डब्ल्यूएच वर्ड दिया हुआ होगा यहाँ पे,
अगर वेयर से शुरू करना है क्वेश्चन तो इसका मतलब उस वाक्य का आपको क्या छोड़ देना है, स्थान छोड़ देना है। और स्थान क्या है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, मार्केट है, रेलवे स्टेशन है, सिटी का नाम है, गांव का नाम है, ढाणी का नाम है, ये सारे स्थान होते हैं, इनको छोड़ देते हैं। तो अब इस डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में एक बात ध्यान में रखना, हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है तो वही लिखेंगे अपने पास, तो ये दी हुई है तो ये लिख दिया मैंने। अब इसके बाद में कर्ता लिखा जाएगा। कर्ता अगर थर्ड पर्सन है तो उसको नहीं चेंज करते हैं, मैंने अपनी क्लास में समझाया है। अब डब्ल्यूएच वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, कर्ता आ गया, इसके बाद में आपको वर्ब लिखनी है, तो जो वर्ब दी हुई है वो लिखेंगे। गोइंग, मैंने गोइंग लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, उस स्थान को तो छोड़ देना क्योंकि वेयर से कर रहा है, और बाकी जो बच गया वो लिख देंगे, टेस्टेड और फॉर कोरोना और इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे। अब देखो प्रश्न क्या बना है, वेयर इज ही गोइंग टू बी टेस्टेड फॉर कोरोना, वो कोरोना की जांच के लिए कहां जा रहा है, तो आंसर है ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू बी टेस्टेड फॉर कोरोना, वो कोरोना की जांच के लिए हॉस्पिटल जा रहा है। इसका मतलब वेयर से शुरू हुआ है तो वो अपने पास क्या स्थान को अपन हटा देते हैं। आगे एक मॉडल पेपर में क्वेश्चन आएगा जहां पे मैंने डब्ल्यूएच वर्ड नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि उसके अपन 2-4 प्रश्न बनाएंगे। अब देखो बात करते हैं टेक क्वेश्चन के बारे में, यानी जो एड टेक क्वेश्चन है इसके बारे में बात करें तो एक बात ध्यान में रखना कि अगर वाक्य सिंपल है, जैसे ये सिंपल है वी आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, तो उसका टेक क्वेश्चन है वो निगेटिव बनता है, तो इसका निगेटिव बनाएंगे। और निगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब में नोट जोड़कर उसके बाद में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिख देना है, बस इतना सा काम करना है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से दी हुई है भाई, क्या दी हुई है, आर दी हुई है। अब आर में अपन क्या जोड़ देंगे, नोट जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, आरंट। चलो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ भाई, यहाँ पे हो जाएगा आर और इसमें नोट जोड़ दिया, इसके बाद में जो सब्जेक्ट आया वो का वो लिख देंगे, तो हो जाएगा वी और इंटरोगेटिव मार्क लग जाएगा। तो इतनी आसानी से मैंने आप लोगों को समझाया भाई, और इसकी क्लास भी अपलोड हो रखी है। टेक क्वेश्चन की क्लास जो नियम है ना, जितने आपने कभी नहीं पढ़े होंगे उतने नियम मैंने समझा रखे हैं यहाँ पे। अब देखो एक मॉडल पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है, जो 10 क्वेश्चन वो कंप्लीट होते हैं। अब मॉडल पेपर 2 की बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं मॉडल पेपर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 टेंसेस से संबंधित है, समझाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ वो दिया, लुक अ मैन स्पेस रनिंग आफ्टर द बस। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आने की संभावना बनती है, यानी मॉडल पेपर में क्वेश्चंस वही हैं जो आपको सेम मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो लुक, एक बात समझाई थी मैंने, अगर आप लोगों ने क्लास देखी है तो, नहीं देखी है तो कोई बात को नहीं, रटे समझ लो, अब बैठे भी समझनी जरूरी है। अब देखो अठे की बात करा, हाँ अगर कोई वाक्य इंपेरेटिव वर्ब या सेंटेंस से शुरू हुआ है तो इक बाद में हमेशा प्रेजेंट, इक बाद वाला वाक्य में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रयोग करा। हाँ, इसका मतलब ये है अगर कोई वाक्य इंपेरेटिव यानी आदेशात्मक वर्ब जानो क्यों है, वॉच देखो, लुक देखो, स्टॉप रुको, कम इन तो छोड़ो भाई, अपने पास वो तो फ्रेज हो गया ना, वर्ब की बता रहा हूं मैं, तो वो डोंट डिस्टर्ब ये वाक्य हो गया। तो ऐसे वाक्यों के बाद में हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनेगा, आपको पता चल गया, बनेगा कैसे ये भी तो पता होना जरूरी है। तो वो बनता है आपके पास इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से ये बनेगा। तो अब आपको मैंने एक क्वेश्चन है तो इज कर दूंगा मैं यहाँ पे, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब रनिंग में आईएनजी जोड़ने पे एन डबल हो जाएगा। इसका कारण है वो अपन बाद में सोलो को बता देंगे, ये अलग मैटर है भाई, कोई बात नहीं, बाद में समझ लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट है, एकता वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन निधि स्पेस इंटर हर। अब बात यही है, हर होम है भाई यहाँ पे, या हर रूम है, यहाँ पे एक बात हर रूम कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब बात करते हैं इसके बारे में, जब दो वाक्य वेन से जुड़े होते हैं, वेन, वाइल, एज, नो सूनर देन, एज सुन एज, मैंने क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है, और ये वाक्य गलत करोगे अगर आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी तो। जब दो वाक्य वेन से जुड़े हों और एक काम पहले से चल रहा हो, तो एकता का काम पहले से चल रहा है, वो पढ़ रही थी, तो उसको तो पहले से चल रहा है, उसको तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है भाई, वाज और वर, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। और जो काम बीच में घटित हो जाता है उसको अपन पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, तो निधि है उसके आने का काम बीच में घटित हुआ है। कैसे, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और बीच में कोई आ जाता है, तो मैं तो पढ़ा रहा हूं, मेरा काम तो पहले से चल रहा था भाई, अब कोई जो बीच में आया है उसका काम बीच में घटित हुआ है, उसको अपन पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो निधि का काम आने का है, वो बीच में घटित हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। कैसे बनेगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, तो हो जाएगा इंटर्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट है आपके पास 6 नंबर के क्वेश्चन का पार्ट बी, जिसमें आपके पास क्या ऑप्शंस दिए हुए होंगे। क्वेश्चन क्या है, सी स्पेस अ टैक्सी आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर शॉपिंग।
अब एक बात बता देते हैं, आफ्टर और बिफोर का नियम अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, आफ्टर के बाद वाला वाक्य आपके पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, हैड फिनिश्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आफ्टर से पहले आपको किसका प्रयोग करना है, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। और पास्ट इंडेफिनिट कब बनता है, जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से ऑप्शन में है, ये रही, तो हो जाएगा टुक। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया आपके पास ए, और ऑप्शन हो जाएगा टुक। नेक्स्ट है, ये है क्या है, ही स्पेस टू स्कूल जस्ट नाउ। बहुत ही आसान है रे, एडवर्ब लिखवाई हुई है मेरी। जिस वाक्य में जस्ट नाउ होता है वो वाक्य आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कब बनता है, जब आपके पास हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज प्लस हैव ये रही, तो ही के साथ हैज आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज गॉन। ये आपके पास क्या हो जाता है, टेंस वाला वाक्य, टेंस वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, किसके बारे में भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले अपन किसको चेंज करते हैं, आरवी को चेंज करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे आरवी की पढ़ाई हुई क्लास देखी है तो मैंने उसमें नियम बताया था, अगर आरवी के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आरवी को नहीं बदला जाता है। तो देखो इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपन बात करते हैं। देखो, ही कॉल्ड हिज सर्वेंट, बात करें तो ऑब्जेक्ट तो ये है, उसने अपने नौकर को बुलाया, तो इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है, इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपन इसको नहीं बदलेंगे। तो ये क्वेश्चन जो बनेगा वो किस तरीके से बनाएंगे, वो बनाएंगे ही कॉल्ड हिज सर्वेंट एंड सेड। अब अगर आप लोगों ने इसको ऑर्डर में चेंज भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आरवी के नियमों से तो चिपके नहीं रहना है। इसके बाद में अगर आरएस का वाक्य सिंपल है तो दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट। इसके बाद में कर्ता लिखा जाता है तो ऑल द, और उसके बाद में गेस्ट्स, ये लिख दिया। अब टेंस परिवर्तन होगा भाई, क्यों होगा, क्योंकि आरवी तो पास्ट में है आपके पास, तो टेंस परिवर्तन होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट को अपन पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, हैड नॉट येट बीन फेड, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, वाक्य कंप्लीट। इस तरीके से आपको ये वाक्य कंप्लीट कर देना है। अब बात करते हैं, देखो इसके बाद में आगे क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको सोल्व करना है भाई। इसमें क्या दिया हुआ है, आई सेड, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इसको भी नहीं बदलेंगे सेड को, बाकी नियम अपने पास सिंपल वाक्य वाला लगाएंगे। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, आई सेड, कंजक्शन आरएस का वाक्य सिंपल होने पे दैट का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा दैट। अब समस्या कहां पे आने वाली है, समस्या यहां पे आने वाली है, क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी बार है, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो गलती करोगे 100%। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन को आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब ऑब्जेक्ट तो दे रहा है, क्यों नहीं आगलो जना जना, फिर समस्या आ जाए, ठीक करेगा, फिर यू को यू लिखा होगा, गलत बात। अब देखो इस वाक्य में अपने पास फर्स्ट पर्सन भी है और सेकंड पर्सन भी है, अपने पास थर्ड पर्सन नहीं है, तो हम यहाँ पे कल्पना कर लेते हैं कि यहाँ पे हिम लिखा है। आप कहोगे हर क्यों नहीं किया सर, तो हर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है रे, क्योंकि नाउन तो लिखी नहीं जाएगी यहाँ पे कोई का नाम है तो भी नाउन नहीं लिखी जानी है। इसका मतलब आप या तो हिम करो या हर करो, जो आपके दिमाग में है। तो मैं यहाँ पे हिम और हर दोनों के अनुसार कर देता हूँ। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इनका भी सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सी और ही दोनों लिख दिए। इसके बाद में टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट बदला जाएगा, क्योंकि आरवी पास्ट में है, इसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, तो इसको कर दूंगा मैं लुक्ड। और उसके बाद में ए बिट ऑफ ए रेसलर, ये लाइन पता है कहां से ली हुई है, आपके पास एक लेसन है थीप्स स्टोरी, उससे ली हुई है। अनिल कहता है उस चोर से कि तुम भी है ना एक पहलवान लगते हो मुझे, जब वो चोर अपने पास अपना नाम बताता है हरि सिंह, उस पाठ की लाइन है ये, अगर याद हो तो। अब थे पढ़ा नहीं होगा तो खड़े में याद कर है, पढ़ना तो पड़े सी था ने, अब थे राजी पेटा पढ़ लो, और नहीं पढ़ना जना पहल तो होनी है, पहल नहीं होना रहे, चिंता मत करो मैं होना रे। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ वर्ब इन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब है कि आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है, वाक्य बनाना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। कैसे, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो क्या है ये, स्लो एंड स्टडी, बहुत ही सिंपल वाक्य है। स्लो एंड स्टडी कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो दो एंड से जुड़कर भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। अब ये कौन कौन सी है, इसके लिए आपको क्लास देखनी पड़ेगी, बहुत सारी है, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए नाउन याद करनी है। स्लो एंड स्टडी का मतलब होता है धीमे और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति का भाव होता है, यहाँ पे तो यहाँ पे एक ही का भाव होता है। तो अपने पास विन और विंस दी हुई है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनवा रहा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनवा रहा है तो इसका मतलब है कर्ता एकवचन होने पे वर्ब में ऐसे जुड़ता है, तो यहाँ पे आ जाएगा विंस और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्या दे रखा है,
द फेमस पोइट एंड ड्रामेटिस्ट। पक्का पूछ सकते हैं 100%। जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो, पहली नाउन के पहले कोई आर्टिकल दिया हुआ हो या पजेसिव फर्स्ट का भाव देता है, और एक ही व्यक्ति का मतलब है द फेमस पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, यानी एक प्रसिद्ध कवि और ड्रामेटिस्ट। पास्ट अवे, पास्ट अवे का मतलब होता है गुजर जाना, गुजर जाने का मतलब होता है स्वर्ग सिधार जाना, रहे गुजर जाना ये होता है। तो यहाँ पे अपने पास एक व्यक्ति के भाव के लिए हैज हमेशा अपन क्या करेंगे, हैज कर देंगे और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वो आएगा आपके पास पैसिव वॉइस के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं। तो पैसिव वॉइस का नियम तो मैंने बता दिया भाई, बार बार तो समझाएंगे नहीं क्योंकि क्लास में बहुत मॉडल पेपर है अपने पास। तो क्या है, नोबडी हैज सीन द टाइगर इन रिसेंट डेज। अब समस्या इसमें भी आने वाली है, 100% आने वाली है, इसलिए मैं दो तरीके से बना देता हूं। अब जिस वाक्य का कर्ता नोबडी होता है, तो ये एक तो अपने पास क्या है, इंडेफिनिट सब्जेक्ट है भाई, और इंडेफिनिटिव सब्जेक्ट को अपन क्या है, अंत में नहीं लिखते हैं, बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। लेकिन नोबडी को नहीं लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, पहले इसका बनाते हैं। अपने पास एक वाक्य इसका बनाएंगे, तो सबसे पहले द टाइगर ऑब्जेक्ट है भाई, तो द टाइगर, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हैज ही आएगा, एक वचन होने के कारण, बस हैज के साथ अपन बीन कर देंगे। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और इसके बाद में इन रिसेंट डेज, जो बच गया पहले वो लिखेंगे, रिसेंट डेज। अब समस्या आती है कि बाय प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो अगर वाक्य मैंने, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय नोबडी, न बड़ी, ये मैंने लिख दिया भाई। अब देखो सिंपल सा अर्थ बन रहा है, आजकल अपने बाघ को नहीं देखा गया किसी के द्वारा, तो वाक्य का नेगेटिव भाव हो रहा है। अगर मैं यहां से न बड़ी हटा देता हूं तो अर्थ हो जाएगा द टाइगर हैज बीन सीन इन रिसेंट डेज, रिसेंट डेज जब यहाँ पे कि आजकल के दिनों में, अभी हाल ही के दिनों में बाघ को देखा गया है, वो तो सिंपल हो गया फिर, और वाक्य तो अपना नेगेटिव था, तो इसका मतलब बाय प्लस नो बडी लिखना पड़ेगा। अब आप चाहते हो कि मैं इसको नहीं लिखूं कि भाई अपने पास इंडेफिनिट कर्ता लिखे नहीं जाते, तो नहीं लिखे जाते, तो इसका मतलब इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, द टाइगर हैज, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगा देंगे तो बाकी नेगेटिव हो जाएगा, बीन सीन और इन रिसेंट डेज, रिसेंट डेज। अब इसमें बाय प्लस सब्जेक्ट वो लिखा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि एक ही वाक्य में दो नेगेटिव वर्ड साथ में नहीं लिखे जाते हैं। तो हाल के दिनों में बाघ को नहीं देखा गया है, अर्थ आ गया अपने पास नेगेटिव। इसका मतलब है अगर आप बाय प्लस सब्जेक्ट लिखते हो तो इसको नेगेटिव नहीं बनाना है, और वो नहीं लिखना चाहते, इंडेफिनिट करता है, तो फिर आपको यहाँ पे नोट लगाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल से तरीके से समझा दिया रहा है, कहीं और नहीं समझने को मिलेगा। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई कैन नॉट डू इट, बहुत ही सिंपल है, मैं नहीं कर सकता किसे, इसे, तो ऑब्जेक्ट है आपके पास इट, तो इसके अनुसार अपन क्या बना देंगे, पैसिव वॉइस बना देंगे, तो क्या हो जाएगा इट, उसके बाद में कैन नॉट, उसके बाद में आपको बी करना है, कैन नॉट एक साथ लिख दो चाहे अलग अलग कर दो, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है क्योंकि मॉडल के साथ बी लगाएंगे, और उसके बाद में बाय मी, आपका पैसिव वॉइस का वाक्य एग्जांपल है वो भी कंप्लीट हो जाता है, ध्यान में रखना भाई। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में फ्रेम क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग। फ्रेम क्वेश्चन में देखो मैंने बताया था अभी कि मैंने WH वर्ड नहीं लिखा है। इस वाक्य को अपन दो तरीके से बनाएंगे, पहले बनाएंगे व्हाट से। जब आपके पास फ्रेम क्वेश्चन व्हाट से बनाना हो, तो अभी थोड़ी देर पहले बात की है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़कर लिखेंगे, किसको रे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, ये है क्योंकि खेलने के तौर पे यही खेल रहा है, इसको छोड़ेंगे और बाकी सारा लिखेंगे। तो लिखूंगा तो व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दो वाक्य ऐसे हैं जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो दो हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब दो कौन कौन सी है, जैसे डू और डज। अब इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है ही, तो मैं यहाँ पे थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करूंगा, तो ही के साथ क्या आएगा, ही के साथ डज आएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, तो क्या होगा व्हाट डज ही, और उसके बाद में वर्ब आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डू और डज के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा प्ले, क्योंकि इसमें से ऐसे हट जाएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ दिया, बाकी कर देंगे अपने पास इन द इवनिंग, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट, इंटरोगेटिव मार्क लगा देते हैं। यानी कहने का मतलब व्हाट डज ही प्ले इन द इवनिंग, वो शाम के समय क्या खेलता है, तो आंसर हो जाएगा ही प्लेज वॉलीबॉल एंड फुटबॉल इन द इवनिंग, वो शाम के समय वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलता है। अब ये मान के चलो मैंने यहाँ पे कर दिया कि भाई आपके पास क्वेश्चन है वो वेन से शुरू करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया वेन। तो वेन का मतलब होता है आपको टाइम छोड़ना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब आपके पास सब्जेक्ट चेंज, WH वर्ड चेंज, तो आपका क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा। वेन के लिए आपको टाइम छोड़ना पड़ता है, और टाइम क्या है,
इन द इवनिंग, तो इसको अपन छोड़ देंगे और बाकी बना देंगे। तो व्हेन, उसके बाद में कर्ता का पता चल गया, अभी एक क्वेश्चन है तो डज आएगी, उसके बाद में ही, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ तक तो सेम रहेगा। अब इसके बाद में आपको क्या है कि जो वॉलीबॉल है ऑब्जेक्ट वो तो लिखना ही पड़ेगा, वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, फुटबॉल और इंटरोगेटिव मार्क लग जाएगा। अब क्वेश्चन देखो क्या है, व्हेन डज ही प्ले वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, वह वॉलीबॉल और फुटबॉल कब खेलता है, तो ही प्लेज फुटबॉल वॉलीबॉल एंड फुटबॉल इन द इवनिंग, वह शाम के समय वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलता है। क्वेश्चन हो जाता है इस तरीके से आपका कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास जैसा वर्ड आए उससे संबंधित आपका जो शब्द उस स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसको छोड़ देना है। अब बात करते हैं टेक क्वेश्चन के बारे में। टेक क्वेश्चन के बारे में मैंने अभी बता दिया भाई, सिंपल वाक्य का निगेटिव और निगेटिव वाक्य का सिंपल टेक बनता है। कैसे बनेगा, जैसे द पर्सन वॉल वाज 20 फीट हाई। कैसे, तो भाई अपने पास क्या है, वाज दिया हुआ है, सिंपल वाक्य है। अब पर्सन दिया हुआ है भाई, इसमें पर्सन का मतलब कैद है। अब कैद तो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि वो तो नाउन है, तो इसके लिए आपके पास क्या है, नाउन की जगह आपको जो प्रोनाउन है, तो निर्जीव वस्तुओं के लिए आपके पास एक ही प्रोनाउन है, वो है इट। तो अपन इसका प्रयोग करेंगे, सिंपल वाक्य है तो इसका बना देंगे वाजंट इट, वाजंट इट, और वाक्य हो जाएगा इंटरोगेटिव मार्क लगा के टेक क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, टेक क्वेश्चन में हमेशा नाउन है वो नहीं लिखी जाती है, उसकी जगह जो प्रोनाउन काम में आता है, सर्वनाम काम में आता है, वो लिखा जाता है। तो पर्सन यानी कैद, तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे इट का प्रयोग कर दिया है। ये आपका मॉडल पेपर 2 नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट है मॉडल पेपर नंबर 3। इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन वही है अपने पास, 6 से शुरू किया मैंने, यानी कहने का मतलब है टेंस से शुरू कर रखा है, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या किसके बारे में होगा, टेंस के बारे में होगा। तो अपन पढ़ लेते हैं, देखो, वी स्पेस सी ए बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड वाइल वी वर क्लीनिंग इट। सिंपल सी बात है वही, जब दो वाक्य वेन वाइल एज से जुड़े हो और एक काम पहले से चल रहा हो, तो पहले से चल रहा है वाइल के बाद वाला, एक काम पहले से चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, हम क्लीनिंग कर रहे थे, क्या पर्स को साफ कर रहे थे, ग्राउंड को साफ कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बीच में काम किया है देखने का। अब देखने का काम क्या, उन्होंने सांप को देखा है। तो ये जो कार्य है ये बीच में घटित हुआ है भाई, इसको आप किस में बनाओगे, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट कब बनता है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो। तो सी की सेकंड फॉर्म होती है सा। कोई ज्यादा टफ नहीं है, एग्जाम्पल सेम करवाए थे मैंने, ये तो अब आए हैं भाई, मैंने तो बहुत पहले करवा दिए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है 6 में, उसके बारे में, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड सो द स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर इट। इट यहाँ पे एग्जाम के लिए दीज डेज। जिस वाक्य में दिस डेज दिया हुआ होता है वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनता है। अब बाकी एडवर्ब के लिए आप क्लास देख लेना भाई। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब बनेगा, जब आप इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाओगे तब बनेगा। करनी तो पड़ेगी भाई, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुवचन है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयर है, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा तो हो जाएगा प्रिपेयरिंग, बाकी हो जाएगा कंप्लीट। अब ये तो अपने भर दिया, बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं भाई। ऑप्शन वाले देखें तो क्या है, आई होप इट स्पेस रेनिंग बाय द टाइम आई लीव। अब बाय द टाइम आई लीव, बाय के बाद में टाइम दिया हुआ हो तो वाक्य आपके पास क्या है, पर इसके साथ आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कहाँ पे, ये रहा, ये मैंने अपनी टेंस की क्लास में समझा रखा है, बाय प्लस टाइम के साथ। तो हो जाएगा विल हैव स्टॉप्ड, विल हैव स्टॉप्ड, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वीक। जिस वाक्य में लास्ट प्लस टाइम में दिया हुआ होता है वो वाक्य आपके पास इंडेफिनिट का बनता है। तो इसमें क्या है, राजू स्पेस नोट स्पेस टू माई हाउस। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेगेटिव वाक्य बना रहा है, क्या फर्क पड़ने वाला है, यहाँ पे डिड आ जाएगा, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे डिड कहाँ पे है, डिड ये रही और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही, तो ये रहा आपका ऑप्शन बी। तो यहाँ पे तो आ जाएगा डिड और यहाँ पे हो जाएगा कम। इस तरीके से आपका इक्वेशन देख लेना भाई, क्या फर्क पड़ता है भाई। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य अपने पास नोट दिया हुआ, तो इसका मतलब सीधी सी बात है नेगेटिव बनवा रहे हो आप, और नेगेटिव बना रहा है, इसका मतलब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ये आपका टेंस वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपके पास क्या है, हमने इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब अपन सीधे एग्जांपल सोल्व करेंगे भाई, ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि क्लास से काफी बड़ी हो जाएगी नहीं तो। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो द टीचर सेड, इसका मतलब सेड के बाद में आरवी का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको नहीं बदलेंगे। मे गॉड हेल्प यू इन योर लाइफ, भगवान तुम्हारी मदद करे तुम्हारे जीवन में। अब देखो इसको 2 तरीके से बनाएंगे भाई, अगर अपने इच्छा सूचक वाक्य हो तो इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये मेरे से लिखवा के ले लो। तो देखो पहले तो चेंज नहीं करते हैं, द टीचर
सेड। कंजक्शन ऐसे वाक्यों में सिंपली आता है, सिंपल वाक्य के अनुसार दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में कर्ता लिखा जाएगा, कर्ता इसमें क्या है, गॉड, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं गॉड, और मैं जो मॉडल है इसको अपन माइट में चेंज कर देते हैं, ये मैंने माइट कर दिया। उसके बाद में हेल्प, और उसके बाद में यू, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट में आरवी का ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ नहीं है, समस्या वही आ जाती है रे। तो टीचर हमेशा स्टूडेंट से कहता है, किससे कहता है, स्टूडेंट्स से कहता है, यानी बहुवचन होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है, अपन क्या मान लेते हैं कि भाई उन्होंने छात्रों से कहा है, तो अपन इसके अनुसार द का प्रयोग कर देंगे यहाँ पे द, और दैम नहीं, सॉरी, अब यहाँ पे अपने पास ऑब्जेक्ट है ना यार, तो दैम हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप दैम कर दो, हिम कर दो, कोई गलत नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो आप जैसा मानोगे आपका टीचर सही करेगा। तो दैम, हिम और इन योर लाइफ। अब अगर अपन दैम करते हैं तो देयर लाइफ करेंगे, और अगर अपने हिम कर रखा है तो हिज लाइफ करेंगे। ये दोनों ध्यान में रखने हैं बस। यानी कहने का मतलब है जैसा आप ऑब्जेक्ट मानोगे आपको वैसा ही उसका रूप लिखना पड़ता है। ये छोटी सी बात है जो समझने वाली है भाई। अब देखो बात करते हैं इसमें। मैडम सेड, मैडम ने कहा है, गर्ल्स हैव यू टेकन डाउन माई नोट्स, क्या तुमने अपने मेरे नोट्स लिख लिए हैं। वाक्य इंटेरोगेटिव है। यहाँ पे जो गर्ल्स है ये अपने पास यहाँ पे आएगा भाई, ये यहाँ पे आएगा। कैसे, देखो मैं बता देता हूँ कैसे। मैडम, और इसको चेंज करेंगे क्योंकि ये जो गर्ल्स है ये ऑब्जेक्ट आ गया आपके पास, तो आस्कट गर्ल्स, आस्कट गर्ल्स आ गया यहाँ पे। और अब बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ कंजक्शन आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे इफ कर दिया। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपके पास सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या माना है अपने, गर्ल्स माना है, बहुवचन है, तो यहाँ पे बहुवचन के लिए आपके पास एक ही प्रोनाउन होता है, वो होता है दे, वो लिख दिया मैंने। उसके बाद टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, टेंस परिवर्तन होगा, आरवी पास्ट में है, तो ये हो जाएगा हैड। और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हैव के साथ भी आती है और हैड के साथ भी, डाउन। और माई आया है भाई, यहाँ पे माई है आपके पास फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, मैडम के अनुसार बदलेंगे। माई यहाँ पे क्या है, पजेसिव फर्स्ट, और मैडम का पजेसिव फर्स्ट बनता नहीं है, तो मैडम के लिए अपन काम में लेते हैं सी। सी का पजेसिव फर्स्ट बनता है हर, तो यहाँ पे अपन कर देंगे हर नोट्स, और बाकी हो जाएगा आपके पास कंप्लीट, और फुल स्टॉप मार्क लगा देंगे, इंटेरोगेटिव मार्क हट जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। एक वर्ब इन एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। दाल एंड बाटी, मैंने बता दिया खाने वाली चीजें जो एक साथ खाई जाती है, मोस्टली वो आपके पास क्या होती है, एक वचन होती है। मैंने ये भी लिखवा रखी है, जो डिश होती है जो एक होती है, एंड से जुड़कर, अब बच्चे क्या करते हैं, एंड से जोड़ दिया भाई, दाल और बाटी दोनों जोड़ दिए, प्लूरल कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। दाल एंड बाटी एक साथ खाई जाती है, इसका मतलब वो आपके पास एक वचन है, और एक वचन के साथ इज आर में से आपको पता ही है भाई इज आएगा, तो इसमें समझाने वाली बात भी नहीं है, और मैंने क्लास में भी समझाया भाई। ये जो अपने पास एग्जांपल है भाई, थोड़ा पूछा जा सकता है अब की बार, हाँ ध्यान से सुनना, देखो कैसे क्या है, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। अब अपने पास ये है तो पीसीएन, क्योंकि 10,000 रुपए है इनको, जिनको अपन गिन सकते हैं, और वो बहुत सारे हैं, इसका मतलब पीसीएन है। लेकिन आगे क्या है, ए गुड हेल्प है, ये एक 10,000 रुपये है, वो एक अच्छी सहायता है। तो ये जो है आपके पास एक सम दिखाई दे रहा है भाई। सम का मतलब मैंने समझाया है, जब अपने पास रुपए मिलकर किसी सम के बारे में बताते हैं, किसी योग के बारे में बताते हैं, तो वो एक वचन होता है, और इसके साथ इसका प्रयोग यानी एक वचन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो कोई ज्यादा टफ भी नहीं है, और मैंने बताया भी है किस तरीके से ये एक वचन हो जाता है, और ये प्लूरल भी होता है भाई। 10,000 रुपीज है, वो प्लूरल भी होता है, ध्यान में रखना, इसीलिए समझा रहा हूं। जब ये अपने पास सम का मतलब होता है, जब ये अपने पास योग दिखाता है, तब आपके पास एक वचन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखो भाई, अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके बारे में बात करें, तो वो आपके पास है पैसिव वॉइस के बारे में। और पैसिव वॉइस बनेगा कैसे भाई, अपने पास देखो, द अपॉइंट हिम सर्वेंट। अब बच्चे क्या करेंगे, ये जो सर्वेंट है ना, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो सर्वेंट है वो इसकी उपाधि है। उन्होंने उसको नौकर नियुक्त किया। अब नौकर तो क्या है, उपाधि है, जबकि मैं ये कहूं ही कॉल्ड हिज सर्वेंट। तो यहाँ पे ये जो सर्वेंट है वो अपने पास क्या है, नौकर है। ये थोड़ी बात ध्यान में रखने वाली है। यहाँ पे अपने पास ये उपाधि का काम कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पे ऑब्जेक्ट आपके पास हिम है। और जब अपन हिम से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिम को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा ही। इसके बाद में टेंस है आपके पास पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस में क्या करते हैं अपन, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर करते हैं, तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, वाज। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अपॉइंटेड जो है यहाँ पे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है सेम, यानी अपॉइंटेड है भाई यहाँ पे, अपॉइंटेड। और ये अपने पास ही वाज अपॉइंटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिख दी मैंने।
और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद में आपको क्या करना है, जो बच गया पहले वो लिखेंगे, तो हो जाएगा सर्वेंट, और उसके बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट। ये जो दे होता है इसको अपन लिखते नहीं रहे, बाई प्लस देम कर देंगे यहाँ पे। ये देख लेना भाई यहाँ पे क्या था, ये आपके पास यहाँ पे बाई प्लस देम हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये पैसिव वॉइस भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द बॉयज वर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। बच्चे क्लास में शोर कर रहे थे। अब आप लोग क्या करोगे, इन द क्लास है इसको ऑब्जेक्ट ले लोगे, लेकिन बच्चे वो क्या कर रहे थे, नॉइज कर रहे थे। तो जो नॉइज है ये आपके पास क्या ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार बनाएंगे अपन। अब इसके अनुसार बनाएंगे तो क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे ए नॉइज, ए नॉइज, और वाज या वर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है तो इसका मतलब नॉइज है वो एक वचन है, तो इसके साथ आप वाज का प्रयोग करोगे, जबकि यहाँ पे बॉय जब बहुवचन था। समझने वाली बात है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट एक वचन है तो एक वचन वर्ब भी लिखोगे उसी टेंस की, तो ये प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे वाज या वर क्यों है, वर क्यों है, क्योंकि कर्ता बहुवचन है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो ये एक वचन है तो वाज लिखेंगे। इसके बाद में वाज और उसके बाद में बीइंग का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अपन बीइंग का प्रयोग करते हैं, तो वाज बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, मेड। अब जो बच गया पहले वो लिखेंगे इन द क्लास। अब जो करता है वो लिखा जाएगा भाई द बाय द बॉयज, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। इस तरीके से थोड़ा सा समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट एक वचन हो जाता है, कर्ता बहुवचन हो जाता है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी बदलनी पड़ती है, सेम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी जाती है, दिमाग में रखने वाली बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। क्या है, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। फ्रेमिंग क्वेश्चन है, इसके दो भाग हैं, एक ये रहा एक ये रहा। व्हाट से शुरू करना है। अब व्हाट से शुरू करना है इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ना है। क्या है, शी गेव मी लव एंड अफेक्शन इन डिफिकल्टीज। उन्होंने मुझे स्नेह और प्यार है वो दिया भाई मेरे कठिनाई भरे दिनों में। इसका मतलब उसने मुझे दिया है क्या, लव एंड अफेक्शन, ये छोड़ देंगे अपन, बाकी बना देंगे। तो व्हाट है, पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट है तो वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी डिड, तो व्हाट डिड हो जाएगा। इसके बाद में आपके पास कर्ता सी दिया हुआ है तो इसको तो अपन चेंज नहीं करते। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान में रखना डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मैंने समझाया है। इसके बाद में आपके पास क्या है, ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये जो फर्स्ट पर्सन है इसको अपन सेकंड पर्सन में चेंज करते हैं, मैंने क्लास में भी समझाया। मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट लिखेंगे यू, ये तो छोड़ देंगे इन डिफिकल्टीज डेज, डिफिकल्ट डेज, और इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे, वाक्य कर देंगे कंप्लीट। अब ये मान के चलो यहाँ पे क्या है कि आपके पास होम से शुरू हो गया, यहाँ पे होम से होगा तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद में वेन से शुरू होगा तो इनको छोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब जैसा WH वर्ड उससे रिलेटेड शब्द को अपन छोड़ते हुए पर्सन का निर्माण करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया हुआ है 10 में 2 नंबर का जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है टेक क्वेश्चन, यानी आपको टेक एक जो क्वेश्चन टेक वो ऐड करना है। क्या है, विक्रमादित्य वाज ए ग्रेट जज। विक्रमादित्य एक महान जज थे। अब यहाँ पे वाज दिया हुआ है, सिंपल वाक्य है तो इसमें नोट जोड़ देंगे तो हो जाएगा वाजंट। और विक्रमादित्य यहाँ पे क्या है, नाउन है, और मैंने ये भी बताया है आप लोगों को कि नाउन टेक क्वेश्चन में कभी नहीं लिखी जाती है, तो इस विक्रमादित्य की जगह अपन ही का प्रयोग करेंगे, इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे और आपका ये मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। जो नेक्स्ट मॉडल पेपर नंबर 4 है उसको सोल्व करते हैं। इसमें देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करें। 6 में अपने पास टेंस है भाई, तो कोई ज्यादा समझाने बात नहीं है। क्या दिया हुआ है, माई हस्बैंड स्पेस लाइक टी विथ ब्रेकफास्ट। अब इस वाक्य में ना तो कोई एडवर्ब दे रखी है ना कोई पहचान दे रखी है, तो फिर इस वाक्य को कैसे बनाएंगे। तो मैंने एक सिंपल सी बात बताई थी, अगर आप लोगों ने वो क्लास देखी है तो क्या बताया था, मैंने बताया था अगर वाक्य में कोई एडवर्ब नहीं है तो उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हो और उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि लाइक के साथ, यानी जो अपनी सेंसेस से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित जितनी भी वर्ब होती है, क्रियाएं होती हैं, उनके साथ मोस्टली अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। मैं मोस्टली एक नाम शब्द यूज कर रहा हूं भाई, इसका मतलब हमेशा नहीं, जब कभी आवश्यकता होती है तो अपन यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हो जाएगा लाइक्स, क्योंकि कर्ता एक वचन है तो वर्ब में एस जुड़ जाएगा। ये बात मैंने समझा दी भाई, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आई स्पेस गेट अ लेटर फ्रॉम हिम 10 days ago। जिस वाक्य में एगो दिया हुआ होता है पास्ट इंडेफिनिट का बनता है, सिंपल वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो क्या करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखोगे। गेट की सेकंड फॉर्म होती है गोट, तो बस इतना ही है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, तो मैं ज्यादा नहीं समझा रहा इसमें। क्वेश्चन नंबर जो बी है 6 नंबर में, वो क्या है, अपने पास ऑप्शन से सेलेक्ट करने हैं। देखो पढ़ते हैं, द टेलीफोन रिंग व्हाइल
भाई बात वही है, जब दो वाक्य वेन वाइल से जुड़े हो, एक काम बीच में घटित होता है, एक काम पहले से चल रहा है, तो पहले से चल रहे कार्य को पास्ट कंटिन्यूअस में जो बीच में घटित हुआ है उसको अपन पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब वाक्य में क्या है, इसने पास्ट इंडेफिनिट तो बना दिया, और दूसरा वाक्य क्या है, फूड। अब बात जाहिर सी है कि जब दो वाक्य काम हो रहा है, एक काम फोन बजा भाई, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और मेरा मोबाइल बज जाए, इसका मतलब मेरा काम तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना है, और जो मोबाइल बजा उसका पास्ट इंडेफिनिट में। तो मोबाइल बजने का काम तो इसने पहले बना दिया भाई, वर्ब की सही फॉर्म लगा रखी है यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट बना दिया। तो इसका मतलब ये जो काम है, मैं भोजन ले रहा था, भोजन ले रहा था भाई, तब क्या है कि अपने पास जो फोन है वो बजा, इसका मतलब मेरा जो काम है वो पहले से चल रहा था, और जो मेरा काम पहले से चल रहा था तो इसको अपन पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे बनेगा, वाज और टेकिंग। टेक यहाँ पे भाई अपने पास इट भी आ सकता था, और यहाँ पे टेक का मतलब ही खाने से लिया गया है, तो वाज टेकिंग आएगा, आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। रूल मेरा वही है जो मैंने समझाया है। नेक्स्ट है द स्पेस म्यूजिक क्लासेस नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट प्लस टाइम मैंने समझा रखा है आप लोगों को, नेक्स्ट प्लस टाइम के साथ आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। और फ्यूचर इंडेफिनिट कब बनता है, विल या सेल, विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तब देख लो इसमें कहां पे है, ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल। अब आप कहोगे सर सेल, इसमें तो सेल का ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है। अगर सेल का ऑप्शन होता तो भी अपन विल से विल स्टार्ट ही करते, क्यों, कारण यह है कि सेल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता है, तो यहां पे हो जाएगा विल स्टार्ट, विल स्टार्ट, और ऑप्शन हो क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट टेंस वाला। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 वही आपके पास क्या है, नरेशंस के बारे में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो इस वाक्य को बनाएंगे तो क्या है, रेखा ऑन फोन, रेखा फोन पे कहती है भाई, डोंट कम टू माई हाउस टूडे इन द इवनिंग गोपाल। अब बात करते हैं भाई कि रेखा ने फोन पे कहा गोपाल मेरे घर आज शाम को मत आना, इसका मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना, ऐसे आएगा तो नहीं आप लोगों के ऑप्शन, अगर आ भी जाता है तो जिससे वो बात कर रही होती है या होता है वो आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। तो अपन ये मान के चलें ये जो क्वेश्चन था वो ऐसे था, रेखा सैड गोपाल, सैड टू गोपाल, भाई ये है, इसको आपको चेंज करना है। बाकी वो जो अपने पास है उसका नियम कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मैं समझा देता हूं यहाँ पे। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेखा। उसके बाद में बात करते हैं डोंट कम, फॉरबिड है, मना कर रही है भाई, तो यहाँ पे मैं फॉरबिड में और अपने पास ऑर्डर वाले वाक्य दोनों बनाता हूँ। देखो फॉरबिड, फॉरबिड, और यहाँ पे लिख देते हैं गोपाल, और उसके बाद में ये जो डोंट है वो हट जाएगा अगर अपन किसमें सैड टू को या अपने पास जो सैड है उसको फॉरवर्ड में बना करते हैं। अब उसके बाद में क्या आ जाएगा, टू कम, और उसके बाद में टू, और माई है जैसी फर्स्ट है रेखा के अनुसार हो जाएगा हर, हाउस है वो अपने पास थर्ड पर्सन, नो चेंज है, टूडे ये भी चेंज, टूडे को अपन दैट डे में चेंज कर देते हैं भाई, नहीं तो कहोगे सर थे गलत करवा दिया, मैंने बेरोया था, मेरी गलती बहुत दिक्कत है, दैट डे, और इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। ये बाकी मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगा आप लोगों के। जब अपन सैड टू को फॉरवर्ड में मना करते हैं, फॉरवर्ड में अपन चेंज करते हैं, तो अपन यहाँ पे डोंट को हटा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हटा दिया है। अब ये मान के चलो अपन इसको ऑर्डर में चेंज कर देते हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, अपने कोई भाव नहीं पैदा हो रहा भाई इसमें कि आज मेरे घर मत आना भाई, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आदेश दे रहा हूँ, कुछ नहीं पता चल रहा। अगर अपन इसको ऑर्डर में चेंज करते हैं, ऑर्डर में या रिक्वेस्टेड में, जो आपके दिमाग में आए, रिक्वेस्टेड में वैसे प्लीज आता रहे, तो यहाँ पे आपको टू से पहले नोट का प्रयोग करना होता है। ये मैंने अपनी क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा है, अगर समय रहा तो मैं आगे और समझा दूंगा भाई एग्जाम्पल। अब बात करते हैं इसके बारे में, क्या दिया हुआ है, द स्ट्रेंजर सेड टू लैंडलॉर्ड, अजनबी ने जमींदार से कहा, जमीन के मालिक से कहा, इट वॉज अर्ली, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू फीड मी, तुमने मुझे खिलाया, बहुत ही दयनीय है, बहुत ही दयापूर्ण काम है आपका। बस अपने पास क्या है यहाँ पे टोल्ड कर दो भाई, द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर। अब यहाँ पे सैड टू को अपन सिंपल वाक्य है, ये सिंपल वाक्य तो टोल्ड में चेंज करते हैं, मैंने समझाया भाई क्लास में, टोल्ड में कर दिया, द लैंडलॉर्ड कर दिया, लैंडलॉर्ड, और उसके बाद में कंजक्शन, आरएस का वाक्य सिंपल होने पे दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, तो मैंने दैट लिख दिया। इट थर्ड पर्सन है, नो चेंज है, तो यहाँ पे मैं इट का इट कर देता हूँ भाई, ये आ गया इट। अब वाज वर्ब को आपको हैड बीन में चेंज करना होता है, तो ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, टेंस परिवर्तन होगा, कारण आरवी पास्ट में है, तो हैड बीन हो गया, वेरी काइंड, आगे कुछ चेंज नहीं होने वाला है, तो वेरी काइंड ऑफ यू है,
तो यू को चेंज करेंगे ऑफ यू, सेकंड पर्सन आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार ऑब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, और टू फीड, और ये फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, स्ट्रेंजर के अनुसार हो जाएगा हिम, और फुल स्टॉप लग जाएगा। भाई बात यह है कि यहाँ पे हिम और यहाँ पे भी हिम क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे भी अपने पास व्यक्ति है, वहां पे भी इंसान है, यानी व्यक्ति का भाव पैदा हो रहा है, लड़के का, इंसान का भाव पैदा हो रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या आदमी का भाव पैदा होने पे हिम का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपका ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट वाला, भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अब ये जो कंजक्शन है भाई देखो, मैंने वाक्य पढ़ने से पहले बता दिया है, राजू एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, जब दो कर्ता एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो पहले वाले कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो राजू के अनुसार यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। अब हिज फ्रेंड्स के अनुसार आप क्या कर देते हो, आर कर देते हो। और कौन कौन से कंजक्शन है जिनके साथ है ये नियम लागू होता है, इसके लिए आपको क्लास देखनी जरूरी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मोहन एंड सोहन स्पेस गोन टू दिल्ली। भाई बहुत ही सरल है, जब दो नाउन एंड से जुड़कर एंड से जुड़ती है सिंगुलर नाउन, तो मोहन भी एक है, सोहन भी एक है, और ये दोनों मिलकर अपने पास प्लूरल हो गई है, तो यहाँ पे आपके पास हैव का प्रयोग कर देना है, वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या कह रहा है भाई, वो आपके पास पैसिव वॉइस के बारे में, क्वेश्चन नंबर 9 है भाई पैसिव वॉइस के बारे में है। पैसिव वॉइस तरीका वही है, अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन किससे शुरू हो रखा है, हुम से शुरू हो रखा है, तो पैसिव वॉइस बनाने का एक रूल होता है। मेरी स्पेशल सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं उसमें जाके देख लेना। हु को अपन हुम को अपन हु में चेंज कर देते हैं भाई, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब है डू डज, अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आ जाएगा इज। अब ये इज में क्यों चेंज किया है इसका कारण बताऊंगा मैं। हु इज, बाद में क्या आ जाएगा, सी सब्जेक्ट है तो ये तो सब्जेक्ट अपन लास्ट में लिखेंगे। अब ये आ जाएगा थिंक, थॉट, हु इज थॉट, थॉट फिट फॉर इट बाय हर, बाय हर, और इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे। अब ये थोड़ी सी समस्या आ गई भी, हुम से शुरू रखा, हुम डज सी थिंक फिट फॉर इट, वह किसे इसके लिए फिट सोचती है, तो हु इज जबकि किसके बारे में भाई सोच रही है, वो कर्ता के बारे में, तो हु को अपन हु में सॉरी हुम को अपन हु में चेंज कर देते हैं, और बाकी नियम अपने जो टेंस वाला होता है वही लगाते हैं भाई। देखो डू डज को अपन इज मार में चेंज कर देते हैं, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है, उसके बाद जो बच गया पहले वो लिख रहे हैं, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट लिख रहे हैं। नियम वही है रे, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा है, क्लास ही तो कौन देखा थे, आज गलती कर दी। अब देखो इसमें बात करते हैं, द टीचर गेव हिम अ प्राइज। अब इसमें अपन दो तरीके से बनाएंगे भाई, इसमें दो ऑब्जेक्ट आप लोगों के पास, हिम और अ प्राइज, दोनों तरीके से बनाने वाले हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट, इसका मतलब वाज वर्ब का प्रयोग करते हुए बनाएंगे रे, आपको टेंस समझ में आएगा तभी पैसिव वॉइस बनाओगे। तो सबसे पहले लेते हैं ही से, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैंने लिया ही के अनुसार आ जाएगा वाज, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गिवन, और उसके बाद में जो बच गया ऑब्जेक्ट पहले वो लिखेंगे प्राइज, और उसके बाद में बाय द टीचर, बाय तो द टीचर। एग्जाम्पल हो गया आपके पास कंप्लीट। दूसरा बनाएंगे, तो दूसरा बनाएंगे अपन प्राइज से, तो ए प्राइज, ये भी एक वचन है तो इसको भी अपन वाज से बनाएंगे, वर्ब सेम रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब अपन इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले उससे पहले टू या फोर का प्रयोग करते हैं, तो जो मिलता है तो अपन टू का प्रयोग करते हैं, तो टू हिम, उसके बाद में कोई बचा नहीं तो बाय द टीचर, बाय द टीचर, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस ध्यान में आ गया होगा, दोनों रूल मुझे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फ्रेम क्वेश्चन है भाई, फ्रेम क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग है। देखो आई एम अ डॉक्टर, सिंपल सी बात है, व्हाट से शुरू हो रखा है, व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, व्हाट आर यू, इन बस इतना ही करना है। क्यों करना है, अब क्या है वो, तो अपने पास ये जो है इसको तो अपन हटा देंगे क्योंकि ये तो व्हाट का आंसर है, इसको तो छोड़ दिए, बाकी बच्चा क्या, ये दो ही तो बच्चे। तो जब अपन इसको यहाँ पे लिखेंगे तो आर लिखेंगे, और फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन में चेंज करते हैं, तो आई को अपन यू में चेंज करेंगे, आई के अनुसार क्या जाएगा, आर आ जाएगा। यहाँ पे आई था इसलिए एम है, और यहाँ पे आई को अपन ने किस में चेंज कर दिया, यू में, तो यू के अनुसार अपन यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे, तो व्हाट आर यू आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास देख लेना रे, समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऐड क्वेश्चन टैग, प्लीज हेल्प मी, ऐसे वाक्यों के लिए मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बताया है। दो तरीके बना सकते हो, एक तो आप यहाँ पे कर सकते हो वांट यू और इंटरोगेटिव मार्क लगा देते हो क्योंकि सिंपल है अपने पास।
अगर रिक्वेस्ट वाला वाक्य सिंपल है तो पहले तो आपको वांट यू को ही प्राथमिकता देनी है, लेकिन अगर आप इसको विल यू में भी चेंज कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये भी सही होता है। लेकिन आपको राय मैं ये दूंगा कि आपको ये बनाना है। कारण ये है कि टीचर्स होते हैं वो सारे रूल नहीं पढ़े होते हैं भाई, हो जाता है गलती, मुझे पता है। तो आप वांट यू करना, आपका सही हो जाएगा। आप विल यू कर देते हो तो भी सही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये निगेटिव होता, यहाँ पे डोंट होता, जैसे डोंट हेल्प मी या हेल्प हर कर देते हैं भाई, हेल्प हर। तो यहां पे आपके पास केवल विल यू का प्रयोग ही करना है। ये बात थोड़ी सी बात समझने वाली है जो मैंने समझाई भी है भाई क्लास में। अब बात करते हैं मॉडल पेपर नंबर नेक्स्ट। जो मॉडल पेपर नेक्स्ट है 5 नंबर, उसको सोल्व करें तो उसमें भी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले 6 नंबर का क्वेश्चन जो आपके पास क्या है, टेंसेस से संबंधित है। क्या है, पीपल स्पेस इलेक्ट प्रेम कुमार सरपंच लास्ट ईयर। जिस वाक्य में लास्ट प्लस टाइम दिया हुआ होता है वो वाक्य आपके पास पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देंगे, तो इलेक्ट के अपन कर देंगे इलेक्टेड, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माय ग्रैंडफादर स्पेस रीड द हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली। जिस वाक्य में दिल्ली होता है बहुत ही सिंपल लहर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कब बनता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगाते हो। तो दिल्ली के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करता एक वचन होने पे वर्ब में एस एस जुड़ेगा तो हो जाएगा रीड्स, और वाक्य हो गया कंप्लीट। मुझे नहीं लगता और कुछ समझने क्या समझाने की आवश्यकता है, बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। चूज द करेक्ट वर्ब ऑप्शन वाला है। क्या है, नो सूनर डिड। ये एग्जाम्पल बड़ा आ सकता है 100%। नो सूनर के साथ यहाँ पे डिड है, इसका मतलब ये वाक्य आपके पास पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और ये सिंपल ही बनता है। ये सिंपल बनेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ पे है, ये रही, हो गया आपके पास कंप्लीट। तो यहाँ पे हो जाएगा रिंग। नेक्स्ट है द बस स्पेस एट हाई स्पीड व्हेन इट अप्रोच्ड द कॉर्नर। कहने का मतलब है अपने पास वाक्य जब वेन से जुड़ा हो और एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित होता हो, दोनों बातें समझा रहा हूं मैं। एक वाक्य, जब दो वाक्य एज वेन वाइल से जुड़े हों और एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित होता है, दोनों वाक्य सेम टेंस में बनते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट में बनते रहे। मेन बात यही है, सिंपल सी पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। अब जैसे वो कॉर्नर के पास पहुंची पास्ट इंडेफिनिट, वैसे क्या है, उसने गति पकड़ ली। तो क्या है, रन्स, रेन, हैज रन और वाज रनिंग। तो यहां पे आएगा रेन, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, एक काम के दूसरे तुरंत बाद दूसरे। क्या है, द बस रेन एट हाई स्पीड व्हेन इट अप्रोच द कॉर्नर। जब बस कॉर्नर के पास पहुंची, कॉर्नर के पास, तो तेज गति से स्टार्ट हुई भाई, तेज गति से चली, बस वाक्य हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट है वो क्या दिया, रीराइट द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सिंपल सी बात है, इनडायरेक्ट बनाना है तो इनडायरेक्ट, अब डायरेक्ट बना देता हूं मैं, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। द सेड, उन्होंने कहा, तो सेड को नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अलास, ये वाक्य थोड़ा सा चेंज करते हैं भाई। जो वाक्य आपके पास रिग्रेट वाला होता है, दुख वाला होता है, यानी जिसको अपन एक्सक्लेमेटरी वाला बोलते हैं, उसमें सैड के अगर आरवी के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको बदलते हैं भाई, ये ध्यान में रखना। अगर नहीं भी बदलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पे अपन बदलेंगे भाई, मैंने अपनी क्लास में भी समझाई ये बात। तो यहाँ पे क्या होगा, द एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ये अपने पास ध्यान में रखना भाई। एक्सक्लेम्ड विथ सोरो या रिग्रेटेड विथ सोरो, अगर दुख के भाव है तो ये लाइन लिखनी है, और खुशी के भाव है तो उनके लिए मैंने हर एक शब्द के लिए, जैसे अपने यहाँ पे सरप्राइज के लिए क्या होता है, ओह के लिए क्या होता है, हुर्रे के लिए क्या होता है, वो आप क्लास में देख लेना भाई, यहाँ पे बड़ी नहीं करेंगे। द एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, और कंजक्शन अपने पास वही लगाएंगे भाई, दैट ओवर लीडर इज डेड। अब ऐसे शब्दों को छोड़ देते हैं, तो ओवर को अपन किसी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो देयर कर देंगे यहाँ पे, देयर लीडर टेंस परिवर्तन होगा। क्यों होगा, क्योंकि पास्ट में है आरबी, और यहाँ पे आ जाएगा डेड, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। बस ये ध्यान में रखना है भाई, ये जो एक्सक्लेमेटरी वाले वाक्य होते हैं उसमें अपन आरबी को चेंज करते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो चाहे नहीं दिया हुआ हो। नेक्स्ट है स्टार्स साइन ड्यूरिंग द नाइट ओनली, ही एक्सप्लेन्ड। अब इसमें तो अपने पास एक्सप्लेन दे दिया भाई, सेट टू तो दिया नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये जो दिया हुआ है इसको तो आपको चेंज ही नहीं करना है, चेंज आपको सेज है सेड टू है, इनको करते हैं, बाकी तो करते ही नहीं है। तो ही एक्सप्लेन अपने पास यही लिखेंगे अपने पास, और अगर वाक्य आरवी वाला बाद में है तो उसको शुरू में लिखेंगे इनडायरेक्ट में, तो ही एक्सप्लेन्ड, और कंजक्शन अपने पास दैट लगाएंगे क्योंकि सिंपल वाक्य है और कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो स्टार्स
साइन, इसका टेंस परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये शाश्वत सत्य वाली बात आती है रे। जब अपने पास कोई साइंटिफिक बात आती है, शाश्वत सत्य होते हैं तो उनको नहीं बदलते हैं। ड्यूरिंग द नाइट ओनली, जो बात सत्य होती है उसका टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है। मैंने अपने नरेशंस की क्लास में समझाया है टेंस कब परिवर्तन नहीं होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ये क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो कोई ज्यादा टफ नहीं है भाई। क्या है? इट इज आई हु। अब इसके बाद में छोटी सी बात है भाई, इज और एम के बारे में करना है। तो एक बात ध्यान में रखना, इट इज आई हु, ये जो हु है इससे पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके अनुसार अपन यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सब्जेक्ट जो यूज होता है उसके अनुसार अपन वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आएगा एम। छोटी सी बात है, मैंने समझा रखी है, अपनी क्लास में भी समझाई है, यहाँ पे भी समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है द लीडर विथ ऑल। विथ से सब्जेक्ट जुड़ने पर पहले वाले कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो लीडर एक वचन है तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा वॉज। तो कोई ज्यादा टफ नहीं है। देखो एज वेल एज आ गया, विथ आ गया, इसके अलावा और भी कंजक्शन है जहां पे अपन पहले वाले कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वो क्या दिया हुआ भाई? क्वेश्चन नंबर 9 दो दिया हुआ, पैसिव वॉइस का दिया हुआ है। इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। पैसिव वॉइस में बात करें तो क्या है? द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज गोइंग टू ओपन ए न्यू ब्रांच इन शक्ति नगर। बहुत ही ऐसे रेयर कंडीशन में पूछा जा सकता है भाई, नहीं तो नहीं आएगा ये एग्जाम्पल, फिर भी आपको आना जरूरी है। मैंने तो क्लास में समझा रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझा देता हूँ। देखो ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाए जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब किसी भी टेंस का हो और अपने पास इन्फिनिटिव हो, इन्फिनिटिव के बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट हो। तो उसको कैसे चेंज करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे अपने पास क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ए न्यू ब्रांच है, तो ये लिखेंगे अपने पास ए, मैं हाँ क्या लिखेंगे भाई? ए न्यू ब्रांच। अब ये लिख दिया। अब इसके अनुसार अपन क्या करेंगे? जो हेल्पिंग वर्ब वो लिखेंगे। तो ब्रांच है, न्यू ब्रांच है, वो एक वचन है तो इसका ही प्रयोग करेंगे अपन। ए न्यू ब्रांच इज, आपको बीइंग का प्रयोग नहीं करना है भाई, यहाँ पे लिखना है गोइंग। अब जो इन्फिनिटिव आई है उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे भाई, तो क्या हो जाएगा? टू बी ओपन्ड। अब यहाँ पे ये जो रूल है वो आपको मेरी क्लास में देख लेना भाई। क्या हुआ? ए न्यू ब्रांच इज गोइंग टू बी ओपन्ड। अब कहां पे? इन शक्ति नगर। जो बच गया पहले वो लिखेंगे, शक्ति नगर, ये मैंने लिख दिया। और बाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे मैं एसबीआई कर देता हूँ भाई शॉर्ट में, और बाकी हो जाएगा कंप्लीट। यानी कहने का मतलब अगर इन्फिनिटिव के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इस इन्फिनिटिव को आपको पैसिव वॉइस में चेंज कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। बाकी रूल आपका वही लगने वाला है। वैसे आपके एग्जाम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, इसका मैं गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट है वी मस्ट एंड्योर व्हाट वी कैन नॉट क्योर। हमें वो सहन करना चाहिए जो हम जिसका अपन इलाज नहीं कर सकते भाई। अब जिसका इलाज नहीं है वो तो सहन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? अपने पास वी इंड्योर व्हाट, तो आपके पास ये जो है ये आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसका कैसे बनाएंगे भाई? तो इसका बनाएंगे अपने पास व्हाट वी, क्योंकि अपने पास क्या है? ये आपके पास जो क्लोज है वो है भाई व्हाट वी कैन नॉट क्योर। अब इसके अनुसार आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, वर्ब एक वचन ही आएगी। क्यों? क्योंकि क्लोज के लिए हमेशा एक वचन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट मस्ट है तो मस्ट भाई अपने पास मॉडल दिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मस्ट के साथ तो अपन वर्ब चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, करता एक वचन हो बहुवचन हो। तो व्हाट वी कैन नॉट क्योर मस्ट बी, और क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इंड्योर्ड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंड्योर्ड, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। बाई प्लस अस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप लिख भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बाई अस, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। क्लोज वाला भी नहीं आएगा आपके पास। ये दोनों एग्जांपल नहीं आने वाले हैं, ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, कंपटीशन में आते हैं ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो फ्रेम क्वेश्चन है और एड क्वेश्चन है भाई, एड टेक क्वेश्चन है भाई। ही गेव मी ए लॉट ऑफ मनी। हाउ मच, हाउ मच से मतलब कितना, ए लॉट ऑफ ये छोड़ देते हैं, मात्रा, मात्रा यही है तो हाउ मच। उसके बाद में डिड आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद में करता ही, थर्ड पर्सन नो चेंज, मी को चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, सॉरी इसके बाद में वर्ब आएगी तो वर्ब है आपके पास गिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ये ऑब्जेक्ट है तो इसको अपन चेंज करेंगे तो यू, और उसके बाद में जो बच गया पहले वो लिखेंगे तो मनी। उसने तुम्हें कितने पैसे दिए, कितना धन दिया? तो उसने मुझे बहुत सारा दिया भाई। ये एग्जांपल मैंने समझाया भी है भाई अपनी पीछे की क्लास में, जो क्लास अपलोड करी है उसमें। तो हाउ मच से आपको वो मात्रा छोड़ देनी है जो मात्रा आपके पास स्टेटमेंट में है। बाकी आपको नियम वही लगाना है, डब्ल्यूएच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, कर्ता और वर्ब,
इसके बाद में जो बच गया वो लिख देने हैं। ये पढ़ें तो अपने पास क्या नेगेटिव दिया हुआ है, तो नेगेटिव है तो आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इसमें वुड दी हुई है, वुड दिया हुआ है तो इसको अपन लिख देंगे यहाँ पे जो वुड है, और इसके बाद में अपने पास वुड ही, वुड ही और इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे, क्योंकि आपके पास वाक्य नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब और कर्ता ही लिखना है। कर्ता आपके पास ही दिया हुआ है, प्रोनाउन पहले से है तो वुड ही हो जाएगा और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। और आपका मॉडल पेपर नंबर 5 है वो भी शायद कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं मॉडल पेपर नंबर 6 के बारे में। इसके बारे में बात करें तो अपने सबसे पहले टेंस वाले क्वेश्चन सुनिए भाई। क्या है, रोहित स्पेस लर्न उर्दू फॉर 5 ईयर्स। सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है फॉर 5 ईयर, 4 और 5 दोनों दिए हुए हैं, सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो कैसे बनेगा, रोहित है एक वचन है तो यहाँ पे अपन हैज लिखेंगे, उसके बाद में बीन लिखेंगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर देंगे तो हो जाएगा लर्निंग। बाकी हो गया कंप्लीट, कोई ज्यादा टफ नहीं है रहे। नेक्स्ट है आई स्पेस शो यू द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। मैं टुमारो तुम्हें डॉक्यूमेंट्स कल दिखाऊंगा। जिस वाक्य में टुमारो आता है फ्यूचर इंडिफिनिट बनता है, और फ्यूचर इंडिफिनिट कब बनता है, विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से। आई के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेल और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई सेल शो, वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन वाला है भाई, गिवन अल्टरनेटिव है तो इसमें से अपन कर लेते हैं। इसमें से करें तो क्या है, ही स्पेस टू मी ऑन एवरी संडे, एवरी प्लस टाइम, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कब बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ही के अनुसार ये ऑप्शन ए हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है इसमें। तो एवरी प्लस टाइम में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग मैंने कर दिया है, करता एक वचन होने पे वर्ब में एस। नेक्स्ट है बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय प्लस फ्यूचर टाइम दिया हुआ हो तो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में बनता है। फ्यूचर परफेक्ट में मतलब विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देख लो कौन से में है, विल हैव पास्ट ये रहा, ये हो गया अपने पास। अब विल हैव बीन पासिंग ये नहीं आएगा, ये आपके ऑप्शन डी है वो सही हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपके पास क्या है, वो है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करें तो आई सेड टू अनिल आई वांट टू वर्क फॉर यू। सिंपल सी बात है भाई, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे क्योंकि आरएस का वाक्य सिंपल दिया हुआ है। अब आरएस का वाक्य सिंपल है तो जैसे मैं लिख देता हूं आई टोल्ड अनिल, और दैट कंजक्शन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आरएस का वाक्य सिंपल है। आई फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार तो आई है तो आई का आई रहता है सब्जेक्ट, वो लिख दिया। टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट को अपन चेंज करेंगे क्योंकि पास्ट जो एडवर्ब जो वर्ब है आपके आरवी है वो पास्ट में, तो इसका हो जाएगा वांटेड। और उसके बाद में टू वर्क ये चेंज होगी नहीं, फोर ये भी नहीं चेंज होगा, यू चेंज होगा भाई। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार तो अनिल है, अनिल को तो लिखेंगे नहीं, यू यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट है तो अनिल का ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हिम, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट है रामलाल सेड टू भोली कम विथ मी आई विल टेक यू टू स्कूल। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है वो आपको याद भी रखना भाई, पार्ट से है तो शायद आ सकता है। इसके बारे में बात करें तो सिंपल सी बात है, कम विथ मी ये यहाँ पे अपने पास क्या ऑर्डर भी दे रहा है और कोई खास बात भी नहीं है, तो आप इसे ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हो, टोल्ड में कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रामलाल टोल्ड और मैंने यहाँ पे ऑर्डर भी कर दिया, ये लो कोई बात कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पे कर देता हूँ भोली। अब कंजक्शन क्या लिखोगे, कंजक्शन आपको इसी वाक्य के अनुसार लिखना है, क्या है, टू कम विथ और मी को अपन चेंज कर देंगे फर्स्ट पर्सन रामलाल के अनुसार हिम में, इसके बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे, और आई है वो रामलाल के अनुसार हो जाएगा ही, और विल को अपन वुड में चेंज कर देंगे, और टेक यू अपने भोले के अनुसार हर आ जाएगा, वह ऑब्जेक्ट है भाई अपने यहाँ पे, तो भोले के अनुसार अपने यहाँ पे हर, टू स्कूल इसको अपन चेंज नहीं करेंगे और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। ऐसा वाक्य आने की संभावना है अब की बार। दो वाक्य हैं, ये अपने पास टू कंजक्शन लगाया है जबकि उसको टोल्ड में चेंज किया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऑर्डर भी कर दोगे तो कोई खास बात नहीं है, ऐसे चिंता मत करना है, गुरुजी के बता दिया माने, गुरुजी एकदम सही बता रहे हैं। वर्ब इन एग्रीमेंट की बात करें तो क्या है, ईच डे एंड ईच ओवर, जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो और या तो दोनों के पहले ईच या एवरी हो या एक के पहले ईच या एवरी हो तो वो सिंगुलर ही मानी जाती है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे मैं करूंगा इज का प्रयोग। अब याद हो जाएगा आप लोगों को, मुझे पता है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है, देश का नाम है, देश का नाम एक वचन होता है तो यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे, बिना सोचे समझे देख लेना भाई।
देश का नाम हमेशा एक वचन होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ये बहुवचन है भाई, इसलिए कहीं ये देखो बहुवचन है नहीं। और यहाँ पे ईच जब भी नाउन के पहले लग जाए तो वो एक वचन होता है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, तो वो है पैसिव वॉइस के बारे में। इसके बारे में बात करें तो क्या है, एवरीवन शुड सेव समथिंग अगेंस्ट ए रेनी डे। हर किसी को बारिश के, रेनी डे का मतलब यहाँ पे बुरे दिन होते हैं भाई, बुरे दिनों के लिए कुछ न कुछ बचाना चाहिए भाई। तो यहाँ पे क्या है, सेव समथिंग अगेंस्ट द रेनी डे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एवरीवन शुड सेव समथिंग। समथिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो अपन समथिंग को ले लेते हैं यहाँ पे। तो समथिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समथिंग, समथिंग। अब यहाँ पे मॉडल वाला वाक्य है, तो इसको अपन जो मॉडल है वही लिखेंगे, इसके साथ बस बी का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा बी। उसके बाद में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब जो बच गया पहले वो लिखेंगे, अगेंस्ट, अगेंस्ट ए रेनी डे। रेनी डे का मतलब बारिश भरे दिन नहीं है रे, यहाँ पे आपके पास बुरे दिन है। बाय एवरीवन नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि अपने पास कर्ता अनिश्चित है, तो ये अपन ने मैंने ब्रैकेट में लिख दिया भाई, इसका मतलब आपको नहीं लिखना है। अब बात करते हैं, दिस वर्क बुक कंटेन्स 120 पेजेस। बहुत ही सिंपल सा वाक्य भाई, बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं ऐसे वाक्य देख के, मुझे पता है। बुक कंटेन्स पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, 120 पेजेस है ऑब्जेक्ट, तो अपन 120 पेजेस के अनुसार ही करेंगे। तो यहाँ पे देखो 120 पेजेस, पेजेस है वो बहुवचन है, तो इसके अनुसार अपन आर का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का होने के कारण। और कंटेन है उसकी थर्ड फॉर्म बना देते हैं कंटेंट। और दिस वर्कबुक जो ऑब्जेक्ट है, बाय इन दिस वर्कबुक आएगा भाई, इन दिस वर्कबुक। अब आप कहोगे सर अपने वो नहीं लिखा बाय प्लस सब्जेक्ट, जब अपने पास कोई पेज किताब में होते तो उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है, कोई ज्यादा टफ नहीं है रे। तो बाय भी कर देगा तो भी थारो टीचर तो सही कर देगा, मैं गारंटी लूँ की। तो अब दूसरा है फ्रेमिंग क्वेश्चन और टेक क्वेश्चन है भाई। फ्रेमिंग क्वेश्चन किससे शुरू हो रखा है, वेन से शुरू हो रखा है। वेन से क्या है, द ताज एक्सप्रेस अराइव्स इन धौलपुर 8:11 AM। समय को छोड़ देंगे भाई, वेन से क्वेश्चन बना रहे हैं, इसका मतलब समय छोड़ देंगे, तो समय है 8:11 AM। तो वेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार हो जाएगी इज, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार हो जाएगी डज। और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे द ताज एक्सप्रेस, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्यों, क्योंकि डू या डज में अपने पास वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं जुड़ता है, इन धौलपुर। और बाकी हो जाएगा आपके पास कंप्लीट इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे। तो क्या हो गया, व्हेन डज द ताज एक्सप्रेस अराइव इन धौलपुर। धौलपुर में ताज एक्सप्रेस है वो कब पहुंचती है, 8:11 AM। तो आंसर हो जाएगा। टेक क्वेश्चन की बात करें, मिसेज शर्मा टीच अस इंग्लिश। अब सीधी सी बात है, दो वाक्य से जहाँ पे अपने हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य। अब प्रेजेंट अपने टेक क्वेश्चन होता है वो हेल्पिंग वर्ब से बनता है, तो हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या है, डू और डज होती है भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब दोनों तो लिखोगे नहीं, दोनों नहीं लिखोगे तो मिसेज शर्मा के अनुसार डज का प्रयोग करेंगे। सिंपल वाक्य है तो डज में आपको नोट जोड़ देना है, तो डजंट। और मिसेज शर्मा लिखा नहीं जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा सी और इंटरोगेटिव मार्क हो जाएगा। आपका ये जो मॉडल पेपर है वो भी हो जाता है कंप्लीट। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, मॉडल पेपर नंबर 7 क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन उसी तरीके से, कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, अप्रोप्रिएट वर्ब दी हुई है भाई। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन एक है, द पोस्टमैन स्पेस डिलीवर द पोस्ट बाय 11 AM एवरी डे। जिस वाक्य में एवरी डे होता है, एवरी प्लस टाइम होता है, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है, सिंपल वाक्य है। और सिंपल वाक्य कब बनता है भाई, सिंपल वाक्य बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगाने से। ये तो समझा दी मैंने, बहुत देर से समझा रहे हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, डिलीवर्स, और बाकी हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट है, टुमारो इज अ हॉलीडे, द ऑफिसेज स्पेस रिमेन क्लोज्ड। टुमारो की बात कर रहा है कि कल अपने पास छुट्टी है, तो इसका मतलब दुकानें भी बंद रहेंगी, तो विल हो जाएगा विल रिमेन, फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है। टुमारो प्लस टाइम दिया हो, टुमारो दिया हो, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनेटर है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ब ऑफ द वर्ब गिवन, यानी अल्टरनेटिव है, कहने का मतलब सीधी सी बात है। क्या है, सी हैड बेटर स्पेस द फंक्शन। अब बात यह है कि सी हैड बेटर, अब हैड के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, तो अटेंडेंट हो जाएगा। ये तो कोई खास बात ही नहीं भाई। हैड, तीन हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जिनके साथ आपको क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, हैज, हैव और हैड। तो यहाँ पे हैड दिया हुआ है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो ये रही अटेंडेंट। नेक्स्ट है, यू स्पेस फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो। जिस वाक्य में दो एडवर्ब दी हुई हो, एट दिस टाइम प्लस टुमारो यानी फ्यूचर टाइम दी हो, तो उस वाक्य को अपन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ये एडवर्ब मैंने करवा रखी है भाई, फ्यूचर
कॉन्टिन्यूअस कब बनता है? विल या शैल के साथ आपको बी का प्रयोग करते हुए विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग कर देना है। तो देख लो कहाँ पे है इसमें ऑप्शन, विल बी प्लेइंग ये रहा, तो ऑप्शन हो गया आपका ये, विल बी प्लेइंग हो जाएगा। ये दोनों एडवर्ब ध्यान में रखना है, एक साथ आने पे अपने इस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जो क्वेश्चन नंबर 7 आएगा उसको सोल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, ही सेड टू द टीचर स्पेस अपने पास, डिड यू फाइंड टाइम टू चेक माई आंसर्स, क्या आपको समय मिला मेरा आंसर्स जांच करने का? चलो कोई दिक्कत नहीं, अर्थ पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। इंटेरोगेटिव वाक्य है, इसका मतलब सेड टू को तो आस्कर में चेंज करना है। अब ये आस्कर में चेंज नहीं होता है, और भी होते हैं, वो मैंने अपनी क्लास में समझाया है, मैं फिलहाल आस्कर से बना देता हूं। ही आस्कट द टीचर। कंजक्शन क्या आएगा? अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव है और किसी हेल्पिंग वर्ब से है तो इफ का प्रयोग करते हैं। इफ के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है यू, यू का मतलब टीचर के अनुसार, तो हो जाएगा ही। पास्ट इंडिफिनिट को अपन पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं आरवी पास्ट में होने पर, तो हो जाएगा हैड, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी तो हो जाएगा फाउंड। और टाइम ये कुछ चेंज नहीं होगा भाई, टाइम टू चेक। अब माई पॉजेसिव फर्स्ट है, ही के अनुसार हो जाएगा हिज आंसर्स, और फुल स्टॉप मार्क लगा देंगे, इंटरोगेटिव मार्क हटा देंगे। आ रहा है ना समझ में? आ जाएगा मुझे पता है। इसकी बात करते हैं, क्या है? माई फादर सेड ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब माई फादर है उसने कहा, तो इसका मतलब यहाँ पे अपन मी कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे हो जाएगा माई फादर, ये मैं बता देता हूँ मी क्यों करूँगा, माई फादर एडवाइज्ड मी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एडवाइज्ड मी, ये कर दिया भाई। इसके बाद में अगर आरएस का वाक्य सलाह वाला हो और वर्ब से शुरू हो, ये तो एडवर्ब है भाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो कंजक्शन अपन टू लगाते हैं। अब ये ऑलवेज आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ऑलवेज रेस्पेक्ट, और इसके बाद में योर, योर को अपन माई में चेंज कर देंगे एल्डर्स। अब ये माई, इसीलिए मैंने वहां पे क्या है कि इसका प्रयोग किया था भाई एल्डर्स, ये हो गया कंप्लीट। अब आप कहोगे सर यहाँ पे मी क्यों किया? ये इसलिए कहा है कि माय फादर सेड टू, अब मेरे फादर ने किससे कहा है? यू से कहा है, योर, योर यानी मैं अपने पिता, अपने जो बड़े हैं उनका सम्मान करो, इसका मतलब मुझसे कहा है कि तुम है ना अपने बड़ों का सम्मान करो। तो अगर आप यहाँ पे मी नहीं करके ही भी कर देते हो, हिम भी कर देते हो, तो कोई गलत नहीं करने वाला है। बस ये मैं समझा रहा हूँ कि अगर मेरे पिताजी कह रहे हैं तो वो मुझे कह रहे हैं भाई। इसका मतलब बात करते हैं नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स विद एग्रीमेंट है भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत ही सिंपल है। ईच ऑफ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये पीसीएन है, लेकिन ईच के अनुसार अपन ईच जिसमें आ जाता है ये मान के चलो सिंगुलर वर्ब आएगी, रहे एक वचन वर्ब आएगी। नेक्स्ट है नीदर सीता नोर हर सिस्टर्स, जब दो कर्ता नीदर नोर से जुड़े हो, इसके अलावा और भी है अपने पास, वो आप क्लास में देख लेना, तो बाद वाले कर्ता के अनुसार आपको वर्ब का प्रयोग करना है। तो सिस्टर्स यहाँ पे बहुवचन है, तो यहाँ पे हो जाएगा वर। अब और कौन कौन से कंजक्शन है जिनके साथ बाद वाले कर्ता के अनुसार होती है, उसके लिए तो क्लास देखनी पड़ेगी, थाने क्लास देख लेना भाई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 और 10, उसके बारे में बात करते हैं। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में अपन बात करें तो व्हाट लैंग्वेज डू दीज पीपल स्पीक। अब जब अपने पास डब्ल्यूएच वर्ड से वाक्य शुरू हो रखा हो, तो सबसे पहली बात तो यह है कि पैसिव वॉइस में उसी डब्ल्यूएच वर्ड को शुरू में लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट। अब लैंग्वेज के साथ अगर अपने पास क्या है कि कुछ नाउन जुड़ी है तो उसको भी साथ में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? व्हाट लैंग्वेज। अब इसके बाद में आपके पास क्या है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो अपन ने लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे इज एम आर है आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज आ जाएगा लैंग्वेज के अनुसार। इसके बाद में आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या है? स्पीक, तो स्पोकन आ जाएगा, स्पोकन। अब अपने पास बाय प्लस सब्जेक्ट लिख देते हैं, बाय दीज पीपल, बाय दीज पीपल, इन लोगों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है, इंटरोगेटिव मार्क लगा देते हैं। यानी कहने का मतलब जो व्हाट होता है वो अपने आप में ही ऑब्जेक्ट होता है, उसके अनुसार अपन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखो मैंने व्हाट लैंग्वेज, लैंग्वेज यहाँ पे तो दिया हुआ है भाई, अगर यहाँ पे लैंग्वेज नहीं भी होता तो भी आप इसका प्रयोग करते। ये दिमाग में रखने वाली बात है, मैंने व्हाट वाले वाक्य में समझाई भाई, 4 तरीके से समझाया मैंने, एक वाक्य को 4 या 3 तरीके से समझा रखा वहां पे, वो देख लेना। डू नॉट हेट द पुअर, ये यहाँ पे सलाह भी दे रहा है भाई, यहाँ पे रिक्वेस्ट भी हो सकती है, यहाँ पे सुझाव भी हो सकता है। तो ये डू नॉट का मतलब होता है डोंट हेट पुअर, गरीबों से नफरत नहीं करो रहा है, ये होता है। तो क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड कर सकते हैं, और इसके अलावा सजेस्टेड भी कर सकते हैं, इसके अलावा एडवाइस्ड भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उसके बाद में टू का प्रयोग करेंगे
और बाद में सॉरी नोट, पहले नोट लगाएंगे, डू नोट है तो इसका मतलब नोट टू करेंगे, नोट टू हेट और पुअर, द पुअर है भाई, ये वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट आपका। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, वो क्या है, फ्रेम क्वेश्चन और टेक क्वेश्चन। इसके बारे में बात करें तो सी वाज डांसिंग ऑन द स्टेज, वह स्टेज पे नृत्य कर रही थी। तो स्पेस अपने पास क्वेश्चन है वेयर से, ऑन द स्टेज, स्थान को छोड़ देते हैं, स्थान कुछ भी हो उसको छोड़ देंगे अगर वाक्य वेयर से शुरू हो रखा है। इसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब पहले से दी हुई है वो लिख देंगे। इसके बाद में वो जो करता है वो लिखेंगे भाई, केवल फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन को आपस में इंटरचेंज करते हैं, किसी को नहीं करते। इसके बाद में वेयर वाज सी, और उसके बाद में जो वर्ब आई है वो लिख देंगे, और जो स्थान है उसके स्थान के लिए तो प्रश्न है तो इसको तो छोड़ देंगे, बाकी कुछ बचा नहीं, इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे, वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट है आई नेवर अब्यूज अदर्स, मैं कभी दूसरों को गाली नहीं देता। नेवर है निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब है आपके पास प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको क्या करना है, निगेटिव वर्ड आने पे डू और आई का प्रयोग करना है। निगेटिव टेक नहीं बनेगा क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है, तो आपके पास इंटरोगेटिव मार्क लगा के हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो अंतिम मॉडल पेपर आता है भाई आप लोगों के पास। अब इसके बाद में देख लो, आप लोगों को मैंने जो कहा था कि कंप्लीट ग्रामर है उसका रिवीजन हो जाएगा, और लगभग कंप्लीट ग्रामर के आपके पास एग्जांपल्स भी हो गए भाई। अब बात करते हैं, देखो इसमें राजीव ड्रॉप्ड हिज मोबाइल वाइल, जब दो वाक्य वाइल से जुड़े होते हैं, एक काम बीच में घटित होता है और एक काम पहले से चल रहा होता है, तो पहले से चल रहे कार्य को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वो जब बस में चढ़ रहा था तभी तो उसका मोबाइल गिरा है भाई, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ही, ये पहले से चल रहा था, इसको अपन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बना देंगे, ही वाज बोर्डिंग द बस, आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा भाई ये बात। नेक्स्ट है प्लीज अवॉइड, अगर कोई वाक्य अपने आदेशात्मक वाक्य या वर्ब से शुरू हो तो उसके बाद में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर उसके बाद में सब्जेक्ट नहीं है, केवल वो वर्ब दी हुई है, तो जो वर्ब दी हुई है उसमें केवल आईएनजी का प्रयोग करना है आप लोगों को, टॉकिंग आ जाएगा, प्लीज अवॉइड टॉकिंग हियर इट इज लाइब्रेरी, बस इतना ही काम करना है, यानी करने का मतलब स्टॉप, और इसके बाद में कोई वर्ब दी हुई है, ये लो मैंने ये कर दिया, तो इसके बाद में कोई करता हो तो अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन करता है ही नहीं तो बस इसका जिरंड रूप लिख देते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। एग्जांपल्स और भी है आगे देख लेना अपनी क्लास में, मैंने करवाए भाई। बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय प्लस फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, और बाय प्लस फ्यूचर टाइम के साथ आप कौन से टेंस का प्रयोग करोगे, फ्यूचर परफेक्ट का, कब बनेगा मैंने बता दिया भाई, विल हैव वर्क, वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस नेक्स्ट टाइम के साथ, ये रहा आपका ऑप्शन सी, सही हो जाता है। नेक्स्ट है माय फादर हैड गॉन टू ऑफिस बिफोर, जब दो वाक्य बिफोर से जुड़े होते हैं तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट का दिया हुआ है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद में पास्ट इंडिफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे, कहां पे है, ये रही प्रिपेयर्ड, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इस तरीके से आपका टेंस क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, क्या है, उतंका सेड लेट द सर्पेंट किंग रिटर्न द इयररिंग्स, यानी लेट वाला वाक्य है, लेट के बाद में आपके पास कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो लेट वाले वाक्य को आपको चेंज तो करना सिखा देता हूं मैं, और मैंने बहुत सारे तरीके भी बताए हैं, लेकिन आपके पास एक बार फिलहाल मैं एक ही तरीका बताता हूं, नहीं तो आपसे कंफ्यूजन हो जाए, आप सभी कंफ्यूजन में आ जाओगे। सबसे पहले तो उतंका वाला जो वाक्य, उतंका लिखते हैं यानी सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद सैड को आपको प्रपोज्ड में, सजेस्टेड में, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, तो जैसे प्रपोज्ड मैंने ये लिख दिया, और इसके बाद में क्या है कि जो बाद वाला वाक्य कंजक्शन है, आपको दैट का प्रयोग करना है यहाँ पे, और इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, द सर्पेंट किंग, द सर्पेंट किंग। अब इसके बाद में लेट को तो हटा देंगे और शुड का प्रयोग करेंगे अपन यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कर दिया शुड, और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसको मैंने कर दिया रिटर्न द इयररिंग्स, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है जब वाक्य लेट से शुरू हो, आरएस का वाक्य, तो आपको सब्जेक्ट के बाद में शुड का प्रयोग कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, और लेट को छोड़ देना है। फिलहाल आपको यही एक तरीका है वो अपना के रखना है, इसके अलावा कुछ और नहीं सोचना है। अब बात करते हैं देखो इसके बारे में, ही सेड, इसको नहीं बदलेंगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर दिस इज, इसको नहीं बदलेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी वाला है भाई। अगर आप इसको नहीं भी बदलोगे तो कोई खास बात नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे बदल देता हूँ, ही एक्सक्लेम्ड, मैंने अपनी क्लास में भी समझाया भाई ये बात, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, और इसके बाद में आपको दैट का प्रयोग करना है। अब ये जो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज है, ये क्यों है, क्योंकि वो चकित हो रहा है। अब इसके बाद में क्या करोगे,
दिस सब्जेक्ट ये है भाई, दिस वॉज, और उसके बाद में व्हाट को तो छोड़ देते हैं, ए वेरी ब्यूटीफुल, अपन यहाँ पे ए वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्चर, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है, यानी व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर दिस इज का मतलब होता है दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट का मतलब इसकी जगह आपको जो एडजेक्टिव है उसके पहले वेरी का प्रयोग कर देना है। ये क्लास में भी समझाया मैं। अब अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, मैं आगे एक बेच चलाने वाला हूँ, उसमें और समझा दूंगा मैं। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ब एग्रीमेंट है भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इधर हरी और ब्रदर्स, कहने का मतलब इधर और से दो नाउन जोड़ने पे बाद वाले कर्ता के अनुसार अपन वर्ब का प्रयोग करते हैं। बाद वाला कर्ता बहुवचन है तो अपन हैव का प्रयोग करेंगे, और बाकी हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स। अब जब कॉस्ट आता है तो कॉस्ट हमेशा एक वचन मानी जाती है। कॉस्ट के बाद में ऑफ है, ऑफ के बाद में अपने पास क्या है, पीसीएन है। अब एक बात ध्यान में रखना, द कॉस्ट प्लस ऑफ प्लस पीसीएन के साथ हमेशा एसवी का प्रयोग होता है। अब एसवी यहाँ पे क्या है, हैज है, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 और 10, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वो क्या है, पेसिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 9, शट ऑल द गेट्स, सारे दरवाजे बंद कर दो। इसके अपने पास दो तरीके हैं बनाने के। एक तो यू आर ऑर्डर्ड, तो जैसे पहले ये बना देते, यू आर ऑर्डर्ड टू, कंजक्शन लगाएंगे, ये जो है टू, ये अपन लिखते हैं भाई शट ऑल द गेट्स, और बाकी हो जाएगा कंप्लीट। दूसरा अपन इसको लेट से भी बना सकते हैं भाई। लेट से बनाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट द ऑल, लेट सही है यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक बार को दोबारा लिख देता हूँ भाई, यू आर ऑर्डर्ड, ये है भाई। अब यहाँ पे लेट वाला वाक्य है, इसको कैसे बनाएंगे, तो लेट ऑल द गेट्स, उसके बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, तो सट की सट यू होती है सट, और बाकी हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट है हु हैज लॉक्ड द डोर। ये वाक्य अभी तक आया नहीं भाई किसी भी एग्जांपल में, तो अपन इसको सोल्व करते हैं। अगर वाक्य हु से शुरू हो तो इसको अपन बाय हुम में शुरू करते हैं, बाय हुम से शुरू करेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो हैज इसमें पहले से दी हुई है तो हैज कर देते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, ये लिख दिया मैंने। इसके बाद में आपको बीन का प्रयोग करना है। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, लॉक्ड, और इसके बाद में कुछ बचा नहीं है, इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे, बाकी हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट है फ्रेम क्वेश्चन और एड टेक क्वेश्चन है भाई। तो फ्रेम क्वेश्चन की बात करें तो हाउ दिया हुआ है, इसका मतलब तरीका दे छोड़ देंगे। सी टॉक्स इन एलिगेंट मैनर, तो ये जो एलिगेंट मैनर, इन एलिगेंट मैनर है, ये हटा देंगे, और बाकी हो जाएगा अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हाउ डज सी टॉक, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट, इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे। जो मैनर है उसको अपन छोड़ देते हैं किसमें, हाउ से। नेक्स्ट है जावेद कैन नॉट ड्राइव ए कार। कैन से शुरू, कैन वाला वाक्य मॉडल वाला वाक्य निगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब जो दी हुई है वो लिखेंगे, और उसके बाद जावेद की जगह ही कर देंगे, इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। और इस तरीके से आपके जो 8 मॉडल पेपर हैं जो मैंने तैयार किए थे, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे, प्रत्येक ग्रामर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन से सोल्व करवाए हैं, बिल्कुल वैसे ही करवाए हैं जैसे आपकी बोर्ड एग्जाम में आने थे। तो मुझे लगता है आपको ये क्लास काफी पसंद आई होगी, और आपको आपका ग्रामर जो टॉपिक है, ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं उनका रिवीजन भी हो गया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नई क्लास में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।